हमारा जहाज ऑस्ट्रेलिया जा रहा था कि अचानक समुद्र में तूफान आ गया। 6 दिनों तक हम लोग तूफान का सामना करते रहे, लेकिन 7वें दिन हमारी हालत बहुत खराब हो गई। तूफान इतना तेज था कि जहाज में 2 छेद हो गए, जिनके कारण पानी अंदर आने लगा। पाल भी बुरी तरह फट गया। जहाज को संभालने की हमारी सब्र कोशिशें बेकार जा रही थी और वो बेकाबू होकर हवा के रुख के साथ भागा जा रहा था। हमें पता नहीं था कि हम कहां पहुंचेंगे। मेरे चारों बच्चे मारे डर के मुझसे चिपके जा रहे थे। पत्नी की आंखों में आंसू छलछलाए थे। बच्चे चुप और डरे हुए थे। उन्हें हिम्मत बंधाते हुए मैंने कहा, देखो, परेशान मत हो, भगवान पर भरोसा करो, वही हम सबकी रक्षा करेंगे। हमें उन्हीं को याद करना चाहिए। और हम घुटनों के बल झुककर, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना के बाद हमें लगा कि अब हम में ताकत लौट आई है। अब हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। कुछ देर बाद एक बहुत जोर का धक्का सा लगा, मानो तेज भागता हुआ जहाज किसी चीज से टकरा गया हो। पूरे जहाज में खलबली सी मच गई। तभी एक आवाज सुनाई पड़ी। आवाज कप्तान की थी। वो कह रहा था, जहाज किसी चट्टान से टकरा गया है। जल्दी से सब लोग जीवन नौका पर चढ़ जाएं, नहीं तो बचना मुश्किल है। ये सुनते ही जो जहां जिस हाल में था वैसे ही दौड़ पड़ा। पत्नी और बच्चों के साथ मैं भी भागा, लेकिन मैं जब तक जीवन नौका तक पहुंचा, उसकी डोरी जहाज से काटी जा चुकी थी। घबराहट में कोई किसी की आवाज नहीं सुन पा रहा था, इसलिए हम लोगों का चिल्लाना और आवाज देना बेकार गया। अब मुझे अपनी पत्नी और 4 बच्चों की रक्षा का उपाय अपने ही दिमाग से निकालना था। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाकर देखा। पता चला कि जहाज 2 चट्टानों के बीच फंसा हुआ था कि तूफान के थपेड़े अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मैंने सोचा कि किसी तरह रात बिता देनी चाहिए। सुबह कोई उपाय सोचा जाएगा। इतनी खैरियत थी कि जहाज के जिस हिस्से में हम थे वो साफ बच गया था। उसे कोई औच नहीं आई थी। मैंने पत्नी और बच्चों को हिम्मत बंधाते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। तूफान शायद सुबह तक थम जाए, तब तक कोई खतरा नहीं है। हम सभी दिन भर के भूखे थे। मैंने पत्नी से खाने का कुछ इंतजाम करने को कहा। पत्नी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप उठी और खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो गया और हम सब खाने बैठे। खाने के बाद बच्चों को नींद आने लगी और वे जल्दी ही सो गए, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं जागता रहा और आहट लेता रहा। पत्नी भी मेरा साथ देती रही। जब रात बीत गई और सूरज की लाली फूटने लगी तो मुझे लगा जैसे हम मौत के मुंह में जाते जाते बच गए हों। तब तक तूफान सचमुच थम चुका था और समुद्र रोज की तरह ही हिलोरे लेने लगा था। मेरा मन खुशी से भर गया। मुसीबत की एक मंजिल हमने पार कर ली थी। थोड़ी देर बाद बच्चे भी जग गए। सबसे पहले हम लोग जहाज के डेक पर गए और नजर दौड़ाकर समुद्र के पार देखने की कोशिश करने लगे। एकाएक कुछ मील की दूरी पर कुछ किनारा सा नजर आया। तब मैंने दूरबीन लगाकर देखा। दूरबीन से देखने पर पता चला कि कुछ मील के फासले पर निश्चित ही जमीन है। जब ये बात पक्की हो गई तो पत्नी मारे खुशी के बच्चों से लिपट गई और बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगे। अब ये कठिनाई थी कि किनारे कैसे पहुंचा जाए। जिस जहाज पर हम थे वो तो बिल्कुल बेकार ही हो चुका था। जहाज में छानबीन करने पर हमें कई नई बातों का पता लगा। वहां गाय, गधे, बकरियां, सुअर, मुर्गियां और बत्तखें आदि घरेलू और उपयोगी पशु पक्षी बड़ी संख्या में थे। एक पालतू कुत्ते और कुतिया का जोड़ा भी था, जिनके नाम टर्क और फ्लोरा थे। इसी छानबीन में मेरा नन्हा लड़का फ्रांसिस कहीं से मछली फंसाने वाले कांटों का एक पैकेट भी छू लाया। लेकिन हम ये अभी तक भी नहीं सोच पाए थे कि किनारे पर किस तरीके से पहुंचा जाएगा। सोच विचार चल ही रहा था कि जैक बोल उठा, पापा, लकड़ी के कुछ हौज रखे हैं, क्या उनसे नाव नहीं बनाई जा सकती? उन हौजों को मैं पहले ही देख चुका था,
लेकिन नाव बनाने की बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी। उसकी सूझ पर मुझे बड़ा अचरज हुआ। मैंने उसे शाबाशी दी और सबको साथ लेकर हथौड़ी, कुल्हाड़ी, कीलें और तख्तों की मदद से नाव बनाने के लिए हौजों को एक दूसरे से जोड़ने लगे। हमारे पास 8 हौज थे। धीरे धीरे उन सबको लकड़ी के तख्तों और कीलों से एक साथ जोड़ दिया गया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद 8 खानों वाली एक लंबी नाव बनकर तैयार हो गई। अब यह तय करना था कि किन चीजों को किनारे पर साथ ले जाया जाए और किन्हें दोबारा लेने आना होगा। हमारे पास नाव पर इतनी जगह नहीं थी कि सब सामान और सब लोग एक साथ जा सकते। सबसे पहले हौज में मैंने अपनी पत्नी को बैठाया। उसने अपने 7 बैलों में कुछ जरूरी चीजें ले ली। दूसरे हौज में मेरा सबसे छोटा लड़का फ्रांसिस और तीसरे में बड़ा लड़का फिजू बैठे। चौथे और 5वें हौज में खाने पीने और रहने की जरूरी चीजें रख ली गई। 6वें और 7वें हौज में मंझले लड़के जैक और अर्नेस्ट बैठे। सबसे आखिरी यानी 8वें हौज में मैं बैठा। हमने 2 मुर्गे और मुर्गियों को तो साथ ले लिया, लेकिन बत्तखों और कबूतरों को पानी में तैरा दिया। नाव को खेने के लिए हमारे हाथों में डांडू थे। इस तरह हम लोग किनारे के लिए चल पड़े। थोड़ी देर बाद छपाक की आवाज कानों में पड़ी। मैंने मुड़कर देखा तो पता चला कि टर्क और फ्लोरा भी पानी में कूद पड़े हैं और हमारे साथ साथ तैर रहे हैं। तैरते तैरते जब वे थक जाते थे तो हमारे डांडों का सहारा ले लेते थे। सबसे पहले जमीन पर पहुंचे टर्क और फ्लोरा, उनके बाद कबूतर और बत्तखें, और सबसे बाद में हमारी 8 खाने वाली नाव। तट पर पहुंचते ही झुंड के झुंड नारियल के पेड़ देखकर बच्चे उछल पड़े और बोले, आहा, नारियल का पानी पीने और ताजी गिरी खाने में कितना मजा आएगा। तट पर पहुंचने के बाद हमें कोई परेशानी नहीं हुई। जहाज का फटा हुआ पाल हमारे साथ था ही, इसलिए तट से थोड़ा हटकर एक चट्टान की बगल में हमने एक तंबू खड़ा कर लिया। इधर मैंने तंबू लगाया और उधर पत्नी ने सारा सामान ठीक ठाक जमा लिया। इधर उधर पड़े पत्थर के टुकड़े इकट्ठे करके मैंने एक चूल्हा बनाकर आग जला दी। अब पत्नी प्रसन्न मन से खाने के इंतजाम में लग गई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि फ्रिज, अर्नेस्ट और जैक मगन मन चले आ रहे हैं। जब वे पास आ गए तो मैंने देखा कि फ्रिज चट्टानों पर से समुद्री नमक, अर्नेस्ट कुछ बड़ी बड़ी सीपें और जैक एक ताजा मछली ले आया था। मेरा और पत्नी का मन बाग बाग हो उठा। ये तीनों चीजें हमारे बड़े काम की थी। मछली और नमक जहां हमारे भोजन की चीजें थी, वही उन बड़ी बड़ी सीपों से तश्तरियों का काम लिया जा सकता था। हमें अब ये उम्मीद बंध गई थी कि हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। जहां एक ओर भगवान मदद कर रहे थे, वहां दूसरी ओर मेरी पत्नी और बच्चे भी अपना फर्ज पूरी तरह समझ रहे थे। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया और खा पी कर हम सो गए। दिन भर कड़ी मेहनत करने के कारण लेटते ही इतनी गहरी नींद आई कि सुबह मुर्गों की बांग के साथ ही हमारी आंखें खुली। रात में नींद अच्छी आई थी, इसलिए सुबह मन में बड़ी ताजगी थी। नाश्ते के बाद हम ये सोचने लगे कि अब क्या होना चाहिए। फ्रिज का कहना था कि जहाज पर वापस चलना चाहिए और बाकी बची चीजों को ले आना चाहिए, पर मैं सोच रहा था कि जहाज पर तो एक आध दिन बाद भी जाया जा सकता है। पहले ये पता लगाना चाहिए कि आसपास हमारा कोई और साथी तो नहीं भटक रहा है। आखिर में मेरी बात से सब सहमत हो गए और फ्रिज को साथ लेकर मैं किसी अनजान साथी का पता लगाने निकल पड़ा। थोड़ी दूर पर एक नदी मिली। नदी पर पुल नहीं था, फिर भी कोई कठिनाई नहीं हुई। उसका पाट ज्यादा नहीं था। बीच बीच में कुछ पत्थर भी उभरे हुए थे। उन्हीं पत्थरों पर पैर रख कर हमने नदी पार कर ली और दूसरी ओर जा पहुंचे। नदी के पार दूर दूर तक ऊंची ऊंची घास के घने जंगल फैले हुए थे। घास के बीच में रास्ता बनाकर हम आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में पीछे से कुछ आहट सी सुनाई दी। हम चौंक कर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाघ या चीता घास को रौंदता हुआ चला रहा हो। लेकिन जब वो जानवर सामने आया तो हम ठहाका मारकर हंस पड़े। वो और कोई नहीं,
हमारा ही पालतू कुत्ता टर्क था। उसे हम साथ लाना भूल गए थे, इसलिए वो हमारा पीछा करता चला रहा था। काफी दूर जाने के बाद हमें एक हरा भरा जंगल मिला। वहां हरियाली ही हरियाली छाई थी। पास में समुद्र की लहरें थपेड़े खा रही थी। पेड़ों के ऊपर तरह तरह की चिड़िया इधर से उधर फुदक रही थी। नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बंदर धमा चौकड़ी मचा रहे थे। तभी फ्रिज की नजर जमीन पर पड़े एक नारियल पर पड़ी। दौड़कर वो उसे उठा लाया। नारियल तोड़कर हमने उसका पानी पिया और गिरी खाई। पास ही गन्ने जो हुए थे, फ्रिज 2 गन्ने तोड़ लाया और काफी देर तक हम उनका मजा लेते रहे। बंदरों की उछल कूद से कुछ नारियल पेड़ों पर से और गिरे। उन्हें फ्रिज ने अपनी मां और भाइयों के लिए रख लिया। उनके लिए उसने कुछ गन्ने भी ले लिए। काफी देर तक हम दोनों ढूंढते रहे, लेकिन हमें किसी साथी का पता नहीं चला। लौटते समय एक दुर्घटना हो गई। एरक बदरिया अपने बच्चे को पीठ पर लादे एक पेड़ पर चढ़ रही थी कि टर्क की नजर उस पर पड़ गई। उसने दौड़कर ऐसा झपट्टा मारा कि बेचारी बंदरिया का काम तमाम हो गया। ये देख उसका बच्चा उछलकर फ्रिज के सिर पर आ बैठा और बाल कसकर पकड़ लिए। फ्रिज दर्द से चीख पड़ा। किसी तरह कोशिश करके मैंने उस बंदर के बच्चे के पंजों से फ्रिज के बाल छुड़ाए और बंदर के बच्चे को प्यार से पुचकारने लगा। थोड़ी देर में वो शांत हो गया, लेकिन उस पर मां की मौत की उदासी छाई रही। मैंने फ्रिज को समझाया कि इसमें उसकी गलती नहीं है। उस बेचारे की मां मर गई है, इसीलिए डरकर उसने ऐसा किया। बात फ्रिज की समझ में आ गई। उसने बड़े प्यार से उस बंदर के बच्चे को गोद में ले लिया और हम वापस लौट पड़े। रास्ते में फ्रिज ने कहा, पापा, ये टर्क बड़ा शैतान हो गया है। बेकार में ही इसने उस बेचारी बंदरिया को मार डाला। मैं इसे इस अपराध की सजा दूंगा। और उसने उस बंदर के बच्चे को टर्क की पीठ पर बिठा दिया। इस बार टर्क कुछ नहीं बोला और उसे पीठ पर बिठाए चलता रहा। डेरे पर लौटकर फ्रिज ने अपनी मां और भाइयों को नारियल और गन्ने दिए और उन्हें रोमांचक यात्रा का सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। उसी दिन उन लोगों ने उस बंदर के बच्चे को अपने पालतू जानवरों में शामिल कर लिया और उसका नाम किप्स रखा। गन्ने और नारियल तो हमें मानो नियामत से लगे। दूसरे दिन सुबह जहाज से बाकी सामान लेने जाना था। मैंने अपने बड़े लड़के फ्रिज को अपने साथ ले जाना तय किया। सुबह होते ही हम नाश्ता करके चल दिए। चलते समय तट पर बालू में मैंने एक बांस में हरे रंग का झंडा लहरा दिया। साथ ही पत्नी को बता दिया कि शायद मुझे समुद्र में ही रात बितानी पड़े, इसलिए अगर कोई खतरा आ जाए तो इस झंडे को उतारकर 3 बार बंदूक दाग देना। बस मुझे पता चल जाएगा और मैं चल पड़ूंगा। जहाज तक पहुंचकर हमने अपनी नाव को उसके टूटे हुए हिस्से से बोद दिया और डेक पर चढ़ गए। सबसे पहले हमने जानवरों की खोज खबर ली। वे सही सलामत थे। एकाएक कई दिनों बाद हमें देखकर वे बड़े खुश हुए। उन्हें खिला पिलाकर मैं ये सोचने में व्यस्त हो गया कि इस सारे सामान को और जानवरों को डेरे तक कैसे ले जाया जाए। फ्रिज का कहना था कि अपनी नाव के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है और यदि नाव से ही सारा सामान ढोना है तो सबसे पहले उसके लिए पाल का इंतजाम कर लेना चाहिए। भारी बोझा लाद देने के बाद नाव काफी वजनी हो जाएगी और उसे बल्लियों से खेने में बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए सबसे पहले हमने फटी पुरानी कैनवास को छूकर नाव में पाल लगाया। अब फिजूल ने कहा, पापा, अब हमें इस नाव का कोई नाम भी रख देना चाहिए। मैंने अपनी नाव का नाम द डिलीवरेंस अर्थात मुक्ति रख दिया। ठीक भी था, क्योंकि उसी नाव से हम खतरे से बाहर निकले थे। उस दिन का सारा समय नाव का पाल बनाने और चीजों को खोलने बांधने में लग गया। जहाज में तरह तरह के कपड़े, औजार और रसोई का सामान था। खेती बाड़ी का बहुत सा सामान और तलवारें, ढाले तथा बंदूकें भी थी। साथ ही चांदी के कुछ कीमती बर्तन भी थे। पूरी नाव सामान से भर गई। बड़ी मुश्किल से एक एक हौज अपने बैठने के लिए हम खाली रख पाए। अब यह सवाल था कि जानवरों को उस पार कैसे ले जाया जाए।
पहले मैंने सोचा कि एक बेड़ा बनाकर सब जानवरों को उस पर चढ़ा देना चाहिए, लेकिन फिर याद आया कि बेड़े पर तो जानवर ठीक तरह खड़े नहीं रह पाएंगे और उनके समुद्र में गिरकर डूबने का खतरा रहेगा। मैं इसी उधेड़चुन में था कि इतने में फ्रिज तैरने के समय पहने जाने वाले कोट उठा लाया। उसने कहा, पापा, अगर एक एक कोट हम हर जानवर के शरीर पर चारों ओर से लपेटकर बांध दें तो वे आसानी से तैरकर पार जा सकते हैं। हमने वही तरीका अपनाया। शुरू में तो कुछ देर तक जानवर डूबते उतराते रहे, लेकिन बाद में आसानी से तैरने लगे। जब हम किनारे पर पहुंचे तो अपने चारों ओर का वातावरण मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम ये भूल से गए कि हम एक निर्जन और जंगली टापू पर हैं। हमारे पास जरूरत की लगभग हर चीज मौजूद थी। जब मैं जहाज से सामान और जानवर लाने गया था तो इधर पत्नी ने भी एक नई खोज कर डाली थी। जहां हमारा तंबू था वहां बालू से दिन की धूप में बड़ी तपन रहती थी। एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता था। इसलिए नदी के दूसरी ओर उसने एक हरी भरी और छायादार जगह खोज निकाली। मैं भी वो जगह देखने गया। देखते ही मेरा मन प्रसन्न हो उठा। वहां झुंड के झुंड ऊंचे ऊंचे और हरे भरे पेड़ थे। पास ही एक सरोवर बह रहा था। चारों ओर बड़ी ठंडक थी। जब मुझे भी वो जगह पसंद आ गई तो पत्नी ने कहा, कितना अच्छा होता अगर हम लोग इन्हीं पेड़ों पर मचान बनाकर रहते। लेकिन ये काम आसान नहीं था। पहली अड़चन तो ये थी कि सारा सामान ढोकर नदी के पार कैसे लाया जाए। दूसरे, मचान बनाने के लिए उतनी ही ऊंची सीढ़ी की जरूरत थी जो हमारे पास नहीं थी। इसलिए मैंने फिलहाल इस योजना को टालना चाहा, लेकिन पत्नी नहीं मानी। उसने कहा, अगर हम ये तय कर ले कि मचान बनानी ही है तो एक एक कर सारी अड़चनें अपने आप दूर हो जाएंगी। अंत में पत्नी के सुझाव पर गहराई के साथ सोचना ही पड़ा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि रहने की व्यवस्था तो वहां कर ली जाए, लेकिन भंडार घर हम तंबू में ही बनाए रखें। खतरा आने पर यह जगह एक मजबूत किले का काम दे सकती है। मचान बनाने की बात तय कर लेने पर यह भी जरूरी हो गया कि नटी पर पुल बनाया जाए। पुल बनाने की खबर से बच्चों में एक अजीब सी खुशी फैल गई। वे दौड़ दौड़ कर मेरी सहायता करने लगे। फल ये हुआ कि काम आसान होता गया और दिन भर में ही हमने नदी पर तख्तों का पुल बनाकर तैयार कर दिया। जब हम लौटकर अपने तंबू पर पहुंचे तो पत्नी ने खाने के लिए कई अच्छी अच्छी चीजें बनाकर तैयार कर ली थी। पुल बन जाने की खबर से उसे भी बड़ी खुशी हुई। प्रसन्न मन से हम लोग खाना खाने बैठे। खाना खाने के दौरान पत्नी बोली, देखो, मैंने कहा था ना कि जहां चाहे वही राह है। हमने कोशिश की और पुल बनकर तैयार। अगले दिन सुबह हम जल्दी उठ गए और जरूरी सामान बांधने लगे। पत्नी ने सामान ले जाने के लिए फटे पुराने खाकी कोटों को मछली के कांटों से सीकर कुछ बोरे बना लिए थे। बोझा ढोने के लिए हमने जानवरों का उपयोग किया और नई जगह के लिए चल दिए। पुल पार करते समय अचानक हमारे कुत्ते टर्क और फ्लोरा न जाने कहां गायब हो गए। अभी हम इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक घास के अंदर से भौंकने की आवाज सुनाई दी। वे ऐसे भौंक रहे थे मानो उनकी किसी जंगली जानवर से टक्कर हो रही हो। आवाज सुनते ही फ्रिज और जैक उस ओर भागे। मैंने चिल्लाकर उन्हें सावधान करना चाहा, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने मेरा चिल्लाना सुना नहीं। क्षण भर के ही बाद जैक चिल्लाया, पापा, पापा, दौड़ी, जल्दी आओ। आवाज सुनकर मेरा पसीना छूट गया। मैंने आव देखा न ताव, बस उसी ओर दौड़ पड़ा। वहां टर्क और फ्लोरा एक जंगली साही के साथ भिड़े हुए थे, लेकिन साही के शरीर पर इतने कड़े कांटे थे कि उनकी एक भी चाल कारगर नहीं हो पा रही थी। तभी एकाएक जैक ने अपने कंधे से बंदूक उतारी और निशाना साधकर घोड़ा दबा दिया। ठाय की आवाज हुई और देखते ही देखते साही वही ढेर हो गई। इसके बाद हम चल पड़े। उस रमणीक स्थान पर पहुंचकर लगा मानो हम स्वर्ग में आ गए हों। मैंने सोचा, यहां पेड़ों के ऊपर मचान जैसा घर बनाना और उसमें रहना तो उसी तरह है जैसे परियों के हवा महल में रहना।
पेड़ों के ऊपर घर बनाने की बात से बच्चे भी बड़े खुश थे। मैं और पत्नी तो सामान संभालने में लग गए और बच्चे इधर उधर दौड़ दौड़कर चारों ओर के इलाके की छानबीन करने लगे। जानवरों को भी उनके पिछले पैर बांधकर घास खाने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ ही समय बीता होगा कि बंदूक दगने की आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। एक झुरमुट की ओर से फ्रिज भागता हुआ चला रहा था। बंदूक उसके हाथ में थी और वो बड़ा ही खुश दिखाई दे रहा था। पापा, पापा, मैंने एक चीता मारा है, पास आकर उसने बताया। सुनकर मैं दंग रह गया। जाकर देखा तो सचमुच एक बहुत खूंखार चीता मरा पड़ा था। फ्रिज का ये काम वास्तव में बड़ा ही साहसपूर्ण और शाबाशी का था। छोटे मोटे कामों से निपटकर जब हम थोड़ा हल्के हुए तो देखा कि नन्हा फ्रांसिस जेब से निकाल कर कुछ खा रहा है। पूछने पर उसने बताया कि एक पेड़ के पास बड़े अच्छे अच्छे फल बिखरे पड़े हैं। सुनते ही पत्नी को गुस्सा आ गया। उसने डांटते हुए कहा, तुझे पूछ तो लेना चाहिए था। क्या पता कौन सी चीज खाने लायक है, कौन सी नहीं। ठीक से देखने पर पता चला कि वे गूलर के फल थे। फिर भी हमने अपने सब बच्चों को समझा दिया कि वहां की कोई भी चीज बिना अच्छी तरह जांचे परखे न खाएं। इनमें से कोई चीज जहरीली भी हो सकती है। अब हमारे लिए सबसे जरूरी चीज थी सीढ़ी। बिना सीढ़ी के पेड़ों पर चढ़ पाना मुश्किल था। लेकिन जल्द ही ये अड़चन भी दूर हो गई। पास ही बांसों का बहुत बड़ा झुरमुट था। वहां से बांस लाकर आरी और कीलों की मदद से हमने एक अच्छी सी सीढ़ी तैयार कर ली। पेड़ पर मचाननुमा मकान किस तरह बनाना है, इसका पूरा नक्शा मेरे दिमाग में खिंच चुका था। जिस पेड़ पर मकान बनाने की बात तय की गई थी, उसकी डालें बिल्कुल सीधी थी और उनके बीच की चौड़ाई बराबर सी थी। उन पर तख्ते जड़कर फर्श और जहाज के फटे पाल व बांस के टुकड़ों से दीवारें व छत बनाई जा सकती थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हम सब नया मकान बनाने में जुट गए। मैं कीले, हथौड़ा, आरी और दूसरी जरूरी चीजें लेकर पेड़ पर चढ़ गया और फ्रिज व उसके भाई नीचे से तजे और बांस के टुकड़े पकड़ाने लगे। काम बहुत था। दिन भर बिना खाए पिए जुटे रहना पड़ा। तब कहीं सूरज डूबने तक हमारा काम निबट पाया। मचाननुमा मकान बनकर तैयार हो गया। उस रात हम सब खा पी कर नए मकान में ही सोए। नए मकान में सोने और उठने बैठने की पूरी सहूलियत थी, लेकिन रसोई का इंतजाम पेड़ के नीचे ही रखना पड़ा। अगले दिन रविवार था, छुट्टी का दिन। इसलिए काफी देर तक लेटे लेटे हम समुद्र की ओर से आती हुई ठंडी हवा का आनंद लेते और सवेरे के समुद्री दृश्यों को देखते रहे। उधर पत्नी नीचे उतरकर नाश्ते का प्रबंध करने लगी। कुछ ही देर में ताजे नाश्ते की प्लेटें हमारे सामने आ गई और हमारे चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। नाश्ते के दौरान हम सब आपस में बातें भी करते जा रहे थे। तभी अचानक ये तय हुआ कि अब तक जिन जिन जगहों और चीजों की खोज हमने की है और जो चीजें हमने बनाई हैं, उनके नाम भी रखने चाहिए, ताकि बातचीत में कभी परेशानी न आने पाए। काफी सलाह मशविरा के बाद जगहों और चीजों के नाम रख दिए गए। जिस नाव से हम लोग टूटे जहाज से इस टापू पर आए, उसका नाम द डिलीवरेंस तो पहले ही रखा जा चुका था। जहां हमारी नाव किनारे आकर लगी थी, उस जगह का नाम सुरक्षा तट तय हुआ और सुरक्षा तट के पास वाले पहले मकान का नाम तय हुआ तंबू घर। नदी पर हमने जो पुल बनाया था उसे फैमिली ब्रिज पुकारना तय हुआ और मचानुमा नए मकान का नाम घोंसला निश्चित किया गया। अंत में मेरे मंझले लड़के अर्नेस्ट ने एक बात और कही। उसने कहा, पापा, अब तो ये जगह वीरान नहीं रही ना। अब हम सब यहाँ के निवासी हैं और ये हमारा देश है। इसलिए मेरी इच्छा है कि हम अपने इस टापू को एक देश मानकर इसका भी नाम रखते। अपनी तब तक की सारी मेहनत का असली महत्व मुझे उसी समय पता चला। इसका मतलब कभी हम लोगों को भी उसी तरह याद किया जाएगा जिस तरह लोग कोलंबस और मार्को को याद करते हैं। तब तो हर हालत में हमें अपने टापू का नाम रख देना चाहिए। मैंने मन ही मन सोचा। हम टापू के नाम के बारे में सोच विचार करने लगे। थोड़ी देर बाद हमने उसका नाम अद्भुत द्वीप घोषित कर दिया।
सोमवार का सुबह मुर्गियों का अजीब सा शोर सुनकर हमारी नींद टूटी। पत्नी ने कहा, ये मुर्गियां भी क्या अजीब है, अंडे तो एक भी नहीं देती, लेकिन शोर सुबह सुबह ही मचा देती है। पत्नी की बात सुनकर मैं उठा और नीचे उतरने लगा। तभी मेरी नजर बदर के बच्चे किश्त पर पड़ी। वो उसी कोटर से निकल रहा था जिसमें मुर्गियां रहती थी। एक अंडार भी उसके हाथ में था। ये देखते ही मुझे इस बात का पता चल गया कि असली बात क्या है। पत्नी को भी मैंने आवाज देकर नीचे बुला लिया और ले जाकर किप्स का कोटर, जिसमें वह रहता था, दिखाया। उस समय भी वहां कई अंडों के खोल पड़े थे। उस दिन हमने तय कर लिया कि रोज शाम होते ही किस्म को जंजरी से बांध दिया जाना चाहिए, तभी हम अंडे पा सकते हैं, नहीं तो वही सारे अंडे चटकर जाएगा। सुबह का नाश्ता लेकर मैंने अर्नेस्ट को अपने साथ लिया और तंबू घर की तरफ चल दिया। वहां से कुछ जरूरी चीजें लानी थी। तंबू घर से जब हम लौट रहे थे तो घास के बीच एक जानवर दिखाई दिया। उसका आकार भेड़ जैसा था और अगले पैर पिछले पैरों से छोटे थे। देखते ही फ्तोरा उसकी ओर झपटा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। ये देखकर मैंने अपनी बंदूक संभाली और निशाना साधकर घोड़ा दबा दिया। मेरा निशाना भी चूक गया। तब तक अर्नेस्ट ने भी अपनी बंदूक दाग दी थी। उसका निशाना सही बैठा और वो जानवर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। पास जाकर देखा तो पता चला कि वो कंगारू था। कंगारू के बारे में मैंने सुना तो बहुत पहले था, लेकिन देखने का मौका उसी दिन मिला। रात में सोने से पहले मैंने अपने बच्चों और पत्नी को बताया कि कल मैं जहाज से बाकी सामान लेने जाऊंगा। सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। समुद्री जीवन से उसे अब चिढ़सी होने लगी थी। फिर भी किसी तरह मैंने उसे धीरज बंधाया और कहा कि खतरे की कोई बात नहीं है। सुबह हम समुद्री सफर के लिए चल दिए। सुरक्षा तट तक मैं अपने तीनों बच्चों को साथ ले गया, लेकिन वहां से अर्नेस्ट और जैक को वापस कर दिया। उन्हें समझा दिया कि हो सकता है सामान उठाने रखने में देर हो जाए और मुझे रात वही बितानी पड़े, इसलिए वे परेशान न हों। फ्रिज को साथ लेकर मैंने अपनी नाव दी डिलीवरेंस मुक्ति के पाल खोल दिए। थोड़ी ही देर में हम अपने टूटे हुए जहाज के पास जा पहुंचे। बचे हुए सामान को देखकर पता चला कि नाव से पूरा न पड़ेगा, हमें एक बेड़ा भी बनाना पड़ेगा। फ्रिज की भी यही राय थी। हम दोनों बेड़ा बनाने में जुट गए। उस दिन का पूरा समय बेड़ा बनाने में ही लग गया और हमें टूटे हुए जहाज पर समुद्र में ही रहना पड़ा। सुबह होते ही हम दोनों फिर काम में लग गए। जहाज की सभी जरूरी चीजें हम एक एक करके बेड़े पर लादते जा रहे थे। हमने टूटे हुए जहाज की खिड़की और दरवाजे तक निकाल लिए। उनके अलावा हमें और भी ऐसी बहुत सी चीजें मिली जिनकी हम वहां उम्मीद तक नहीं करते थे। जैसे एक बक्स में हमें नाशपाती, सेब, संतरा, चेरी आदि तरह तरह के फलों के पौधे मिले। वे गीली मिट्टी से इतनी सावधानी और होशियारी के साथ पैक किए गए थे कि सूखने या सड़ने न पाए। उन्हें देखकर फ्रिज बेहद खुश हुआ। उसने कहा, पापा, अब तो हमें फलों की भी सहूलियत हो जाएगी। हम सेब और संतरे भी पैदा कर सकेंगे। मैंने हामी भरी और हम दोनों फिर सामान उठाने धरने में लग गए। जहाज के अंदर इस तरह की सारी चीजें थी जिनसे किसी निर्जन जगह में आसानी से जिंदगी बिताई जा सकती थी। यहां तक कि 2 मस्तूलों वाले छोटे जहाज के फुटकर हिस्से भी रखे थे। उन्हें गौर से देखने पर पता चला कि हर हिस्से पर सिलसिले से नंबर पड़े हैं। एक बिल्कुल अनजान आदमी भी उन नंबरों की मदद से पूरा जहाज बनाकर तैयार कर सकता था, लेकिन वो काम एक दिन का नहीं, हफ्तों का था। इसलिए उसे मैंने अगली बार के लिए छोड़ दिया और बेड़े को दी डिलीवरेंस के पीछे बांधकर वापस लौट पड़े। उस रात सोने से पहले मैंने अपनी योजना बच्चों और पत्नी के सामने रखी। मैंने बताया कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि कुछ दिनों की मेहनत से एक बिल्कुल नया जहाज हमारे कब्जे में आ सकता है। मैंने बताया कि इस काम में लगभग 7 दिन लग जाएंगे और फ्रिज, जैक और अर्नेस्ट को भी मेरे साथ लगना होगा। मेरी इस बात से उन तीनों को तो बेहद खुशी हुई,
क्योंकि लगातार 7 दिन तक समुद्र में रहने का मौका उन्हें मिलने वाला था। लेकिन उनकी मां ने विशेष खुशी जाहिर नहीं की। जब मेरे तीनों बड़े लड़कों और पत्नी ने कोई विरोध नहीं किया, तो हमारे जाने की बात करीब करीब तय हो गई। अब यह समस्या थी कि पत्नी नन्हे फ्रांसिस के साथ अकेली घोंसले में कैसे रहेगी। मैंने उससे भी साथ चलने को कहा, लेकिन उसे समुद्री जीवन से चिढ़ थी। इसलिए वो बोली, जितने दिन आप लोग वहां काम करेंगे उतने दिन मैं तंबू घर में रहूंगी। शर्त यह है कि रोज शाम को आप लोग वापस आ जाया करें। पत्नी की इस बात पर हम राजी हो गए और उसे तंबू घर में छोड़कर जहाज के लिए रवाना हो गए। पहले दिन हमें बहुत कम सफलता मिली। निराश होकर करीब करीब हमने अपना इरादा बदल सा ही दिया। लेकिन वो निराशा अधिक देर टिकी नहीं रह सकी। नए जहाज के लोभ ने हमारी हिम्मत बंधाई और हम साहस बटोरकर फिर काम में लग गए। उस दिन लौटते समय चावलों से भरा एक बोरा और मक्खन का एक बक्स जहाज पर दिखाई दे गया। इन चीजों को देखकर हम सब इतने खुश हुए मानो कोई बड़ी दुर्लभ वस्तु मिल गई हो। सचमुच उस वीरान प्रदेश में ये चीजें नियामत ही थी। वे दोनों चीजें हम अपने घोंसले में ले आए। शाम को बड़ा जायकेदार पुलाव तैयार किया गया और उसे हम सबने बहुत प्रसन्नता से खाया। इस प्रकार हमें 2 मस्तूलों वाले उस नए जहाज के बनाने में पूरे 7 दिन का समय लग गया। रोज शाम को हम घर लौट आते और सुबह 8 बजते फिर चल पड़ते। हम चारों लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उस मेहनत के बदले में हमें जो चीज मिली थी उसका मूल्य कहीं बहुत ज्यादा था। इसलिए हम सब बेहद खुश थे। अब केवल एक ही समस्या सामने थी कि उस नए जहाज को पानी में कैसे उतारा जाए। उसे हमने पुराने जहाज के अंदर ही बनाया था। पानी में उतारने का केवल एक ही तरीका था, वो ये कि पुराने जहाज के एक हिस्से को बारूद से उड़ा दिया जाए। काफी सोच विचार के बाद मैंने वही तरीका अपनाया। जिस तरफ हमारा नया जहाज रखा था उसके दूसरी तरफ का सिरा हमने बारूद से उड़ा दिया। इस तरह हमारा नया जहाज आसानी से पानी पर आ गया। अपने नए जहाज में हमने हर तरह की सुविधा रखी थी। कोई भी हौसला बाकी नहीं रखा था। उसके डेक पर 2 तोपें भी लगा दी थी। उसे ऊपर से नीचे तक देखकर जितनी खुशी मुझे होती थी, उससे कहीं ज्यादा खुश फ्रिटिज, अर्नेस्ट और जैक थे। जब हम अपने नए जहाज को किनारे पर ले चलने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए तो फ्रिज ने कहा, पापा, हमारी इच्छा है कि तट पर पहुंचते ही हम अपनी मां को तोपों की सलामी दें। उन तीनों ने इतना काम किया था कि उनकी इच्छा को दबाना मुझे पसंद नहीं आया। मैंने स्वीकृति दे दी। हमारी 8 खानों वाली नाव द डिलीवरेंस जहाज के पीछे बंधी थी और हम बड़ी शान के साथ अपने नए जहाज को सुरक्षा तट की ओर लिए जा रहे थे। सुरक्षा तट पर पहुंचते ही हमने 2 तोपें दागकर सलामी दी। तोपों की आवाज से चारों ओर का वातावरण गूंज उठा। आवाज सुनकर नन्हा फ्रांसिस और उसकी मां भी तंबूघर से बाहर आ गए। जैसे ही हम लोग जहाज से नीचे उतरे, उन्होंने आगे बढ़कर प्रसन्नता से हमारा स्वागत किया। नए जहाज को देखकर पत्नी भी बेहद खुश थी। उसने कहा, सचमुच ये जहाज बहुत कीमती है। मुझे मालूम नहीं था कि रोज रोज आप लोग इसी के लिए समुद्र में जाते हैं। नहीं तो मैं भी आपके साथ चलती और आपकी मदद करती। तो तुम ये क्यों समझती हो कि तुमने मदद नहीं की है? घर की देखभाल, सबके खाने पीने की व्यवस्थाएं सब भी तो इसी का एक हिस्सा था। मैंने पत्नी को समझाया। उसी समय मुझे ध्यान आया कि हमने अभी तक अपने इस नए जहाज का नाम नहीं रखा है। मैंने बच्चों की ओर इशारा करके पूछा, बच्चों, अब हमें अपने इस जहाज का नाम भी रख लेना चाहिए। मेरी इच्छा है कि इसका नाम तुम्हारी मां के नाम पर रखा जाए। बोलो, तुम्हारी क्या राय है? बच्चों ने एक साथ कहा, मंजूर है, मंजूर है। और मैंने घोषणा कर दी, आज से हमारे इस जहाज का नाम दी एलिजाबेथ होगा। जैसे ही मैंने नाम की घोषणा की, वैसे ही बच्चों ने अपना उल्लास प्रकट करने के लिए एक बार फिर तोप दागी। जितने दिनों फ्रिट्स, अर्नेस्ट, जैक और मैं समुद्र में दी एलिजाबेथ के बनाने में व्यस्त रहे,
मेरी पत्नी भी बेकार नहीं रही। जब उसने अपने किए हुए काम की जानकारी हम लोगों को दी तब पता चला कि उसने भी एक महत्वपूर्ण काम पूरा कर लिया था। वो हम लोगों को नदी के एक मनमोहक किनारे की ओर ले गई। वहां एक झरना था। झरने के पास ही बड़ी मेहनत से तैयार की गई सब्जियों की एक बाड़ी थी। बाड़ी में बड़ी सुंदर सुंदर क्यारियां बनी हुई थी। एक ओर से दूसरी और जाने के लिए रास्ते थे। आलू मटर, सेम और गन्ने की वे क्यारियां नन्हे फ्रांसिस और मेरी पत्नी ने तैयार की थी। पास ही पहाड़ी के निकट अनानास के नन्हे नन्हे पौधे लहला रहे थे और पेड़ों के बीच बीच तरबूजों की बेलें फैली हुई थी। पत्नी ने बताया कि बाड़ी के लिए जगह का चुनाव करते समय मैंने सबसे ज्यादा ध्यान सिंचाई की सुविधा का रखा। ये जगह नदी के इतनी पास है कि बांस के नलों से बड़ी आसानी से सिंचाई की जा सकती है। सब्जी की उस बाड़ी को देखकर मेरे आनंद की सीमा न रही। अगले दिन सुबह मैंने अपने सारे सामान की जांच की। मालूम हुआ कि हमारा बारूद और कारतूसों का स्टॉक रोज की जरूरत को देखते हुए बहुत ही कम रह गया था। इसलिए कोई नया उपाय सोचना पड़ेगा। मैंने वो नया उपाय सोचा तीर कमान के प्रयोग का। मैंने अपने बच्चों को भली भांति तीर कमान चलाना और उससे निशाना साधना सिखा दिया। वे जल्द ही उस कला को सीख गए और हमारा कारतूसों का खर्च कम हो गया। इसी बीच अपने जानवरों के लिए हमने एक कोठरी भी घोंसले वाले पेड़ के पास बना ली। दुर्भाग्य से बरसात बहुत जल्दी शुरू हो गई। एक बार पानी बरसना शुरू हुआ तो फिर कई हफ्ते तक रुका ही नहीं। एक बार के भीगे बिस्तर पड़े सूख न पाते कि दोबारा फिर भीग जाते। रात में जब हम मीठी मीठी नींद में सो रहे होते कि बारिश शुरू हो जाती और हवा के तेज झोंकों से हमारे बिस्तर भीग जाते। आखिर में हमने ये तय किया कि बरसात का मौसम हम जानवरों वाली कोठरी में बिताएंगे। उन दिनों खाना पकाने का काम नहीं ही हो पाता था, क्योंकि न तो सूखी लकड़ियां मिल पाती थी और न दूसरी सहूलियतें ही थी। इसलिए कच्ची सब्जियों, फलों और दूध से काम चलाना पड़ता। जब कभी लकड़ियों की व्यवस्था हो जाती तो रोटियां पका ली जाती और अंडे उबाल लिए जाते। अंडों से पूरा न पड़ता तो रोटियों पर शहद लगाकर काम चलाते। ऐसी हालत में दिन का हमारा सारा समय जानवरों की देखभाल और दूध दुहने में बीतता था। लेकिन जैसे ही अंधेरा घिरने लगता, 2-3 मोमबत्तियां जलाकर मेज के बीचों बीच रख दी जाती और सब लोग उसके चारों ओर बैठ जाते। पत्नी सीने काढ़ने का काम करती रहती और मैं बच्चों की मदद से इस द्वीप के अपने अनुभव लिखता रहता। मैं बोलता जाता था और अर्नेस्ट अपनी सुंदर लिखावट में उन्हें लिखता जाता था। फ्रिट्ज और जैक ड्राइंग में माहिर थे, इसलिए चित्रकारी का काम उनके जैसे था। आज सोचता हूं कि अगर उन बच्चों ने मेरी मदद न की होती तो शायद ये किताब आपके हाथों में न पहुंच पाती। अपने इन सब कामों के साथ साथ हम नन्हे फ्रांसिस को पढ़ाते भी थे। एक दिन की बात है कि सामान वाले बक्स में से फ्रिज को रॉबिन्सन क्रूसो नाम की एक किताब मिल गई। उसने वो किताब मुझे दिखाई। मैंने कहा, बेटे, ये किताब हमारे लिए बड़ी जरूरी और लाभदायक है। रॉबिन्सन क्रूसो ने भी हमारी ही तरह एक द्वीप में अकेले मुसीबतों का सामना किया था। हमारी ही तरह उसका भी जहाज बीच समुद्र में टूटा था और निर्जन टापू में चट्टान काटकर उसने अपने लिए रहने की जगह बनाई थी। उस रात हम लोगों ने और कुछ नहीं किया, केवल रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी पढ़ते सुनते रहे। 7 दिन तक लगातार पानी बरसने के बाद जब बादल छंटे और धूप निकली तो हमें कुछ राहत मिली। जब हम उस कष्टदायी कोठरी से बाहर आए तो लगा जैसे कैद से छुटकारा मिला हो। अब सबसे पहले घोंसले की मरम्मत और सफाई करना जरूरी था। इस काम में कई दिन लग गए। न जाने कितना कहा और घासफूस वहां इकट्ठा हो गया था। घोंसले की सफाई के बाद तंबू घर जाने की बात तय हुई। वहां की हालत का पता लगाना बहुत जरूरी था। तंबू घर जाने पर हमने देखा कि वो भी बड़ी खस्ता हालत में था। तंबू के चारों ओर का कपड़ा बुरी तरह फट गया था और कई चीजें बिल्कुल नष्ट हो गई थी। हमारा नया जहाज दी एलिजाबेथ तो सही सलामत था, लेकिन 8 खानों वाली
द डिलीवरेंस करीब करीब बेकार हो चुकी थी। यही नहीं, बारूद के 2 बक्सों के अंदर भी पानी पहुंच गया था और बारूद जम गई थी। अब यह आवश्यक था कि जितनी बारूद ठीक हालत में है, उसके लिए दोबारा बारिश शुरू होने से पहले ही कोई सुरक्षित जगह बना ली जाए। फ्रिट्ज और जैक लगातार किसी ऐसी जगह की खोज कर रहे थे जहां गुफा बनाई जा सके, लेकिन मुझे अधिक उम्मीद नहीं थी। चट्टानें इतनी कड़ी और ठोस थी कि उनकी खुदाई करना बहुत ही कठिन था। ऐसी हालत में पूरे परिवार के रहने योग्य गुफा बना पाना बालू से तेल निकालने के समान था। फिर भी बाकी बची बारूद की हिफाजत के लिए एक छोटी मोटी खो तो बनानी ही थी। इसलिए अंदाज से एक जगह हमने गड़ा खोदना शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन जैसे ही हम ऊपरी चट्टान काटकर आगे खोदने लगे तो पत्थरों का कड़ापन कम होने लगा और काम आसान होता गया। पत्थर काटने का काम हम हथौड़ों और लोहे के छेनीनुमा लंबे डंडों से कर रहे थे। हालांकि काम बहुत कठिन था, लेकिन हमारे बच्चों में उत्साह भी कम नहीं था। वे प्रसन्न मन से मेरी मदद कर रहे थे। इसलिए 2 दिनों में ही हमने 7 फीट गहरा गड्ढा खोद डाला। तीसरे दिन एकाएक जैक की विस्मयपूर्ण आवाज सुनाई दी, अरे पापा, अरे पापा, ये तो नीचे धंस गया। वो छेनीनुमा डंडे की ओर इशारा करते हुए कह रहा था। हमने देखा, सचमुच डंडे का आधे से अधिक हिस्सा नीचे धंसा हुआ था। जब हमने उसे ऊपर को खींचा तो तनिक भी जोर नहीं लगाना पड़ा। डंडा बड़ी आसानी से बाहर निकल आया और उस जगह एक छेद बन गया। जब उस छेद को थोड़ा और बड़ा किया गया तो लगा जैसे अंदर से जहरीली गैस बाहर निकल रही है। वहां सचमुच एक गुफा थी। मैंने इधर उधर से थोड़ी सी सूखी घास इकट्ठा की और उसे जलाकर अंदर फेंका, लेकिन अंदर जाते ही घास बुझ गई और एक तेज झोंके के साथ बाहर आ गई। ऐसा लगा मानो अंदर से किसी ने तेजी से उसे बाहर ठेल दिया हो। इससे मेरी बात की पूरी तरह पुष्टि हो गई। गुफा के अंदर ऐसी गैस भरी हुई थी जिसमें आग नहीं जल सकती। इसलिए मैं तंबू घर गया, वहां से 2 रॉकेट ले आया और उन्हें मैंने आग लगाकर अंदर फेंक दिया। रॉकेटों के दगते ही बहुत जोर की आवाज और बिजली कौंधने जैसी रोशनी हुई। उस रोशनी से गुफा के अंदर की झलक भर मिल पाई। तब मैंने फिर सूखी घास जलाकर अंदर फेंकी। इस बार पहले की तरह नहीं हुआ। घास अंदर जलती रही। इससे पता चला कि अंदर की जहरीली गैस रॉकेटों के दगने से साफ हो गई है। घास के जलने से अंदर जो रोशनी हुई, उसमें हमें कुछ अधिक देर तक गुफा के अंदर देखने का मौका मिला। गुफा बहुत बड़ी थी और बड़ी ही सुंदर थी। अब हमें मोमबत्ती की जरूरत थी और मोमबत्ती तंबू घर में थी नहीं, उनका स्टॉक घोंसले में ही था। इसलिए मैंने जैक से जल्द वहां जाकर मोमबत्ती का पैकेट लाने को कहा। उसे लौटाने में 3-4 घंटे का समय लग गया। जब वो लौटा तो उसके साथ उसकी मां और नन्हा फ्रांसिस भी था। सभी के चेहरों पर खुशी छाई हुई थी। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो हमने गुफा के अंदर जाने का निश्चय किया। सभी ने एक एक जलती हुई मोमबत्ती हाथ में ले ली और गुफा में प्रवेश किया। सबसे आगे मैं था, मेरे बाद बच्चे थे और सबसे पीछे मेरी पत्नी। सभी के मन में भय और कौतूहल का एक मिलाजुला भाव उमड़ा हुआ था। यहां तक कि हमारे कुत्ते भी बिल्कुल चुप थे। हम कुछ ही कदम गुफा के अंदर बढ़े होंगे कि आश्चर्य और विस्मय से भर उठे। वहां का दृश्य बड़ा ही अद्भुत और खूबसूरत था। हर एक कोना हीरे की तरह चमक रहा था और हमारी मोमबत्तियों की रोशनी उन पर इस तरह पड़ रही थी मानो आतिशबाजी छुड़ाई जा रही हो। गुफा की अंदरूनी छत में फानुसनुमा बहुत से कंगूरे नीचे की ओर लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई प्राकृतिक गुफा नहीं, बल्कि बड़े परिश्रम से बनाया गया महल या परियों का निवास स्थान हो। हम लोग जैसे जैसे जिस तरफ मुड़ते थे, मोमबत्तियों की रोशनी भी उसी तरफ मुड़ती जाती थी। इस अंधेरी और भव्य गुफा में रोशनी का ये खेल बड़ा ही अद्भुत और मनोहर लग रहा था, जैसे स्वप्न देख रहे हों। गुप्ता का फर्श एकदम समतल था
और उस पर सफेद रंग की मुजैकनुमा डिजाइन बनी हुई थी। सीलन का तो नाम तक न था। गुफा के अंदर का पूरा निरीक्षण करने के बाद हमने ये तय किया कि पहले हमें अपनी जरूरत के अनुसार इसकी मरम्मत करनी चाहिए, तभी यहां आना ठीक रहेगा। अगले दिन से हमने गुफा की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। गुफा में हमने कई अलग अलग कमरे बनाए, बेकार पत्थरों से मेज कुर्सियां तथा सजावट योग्य मूर्तियां गढ़ी, सभी चीजों को व्यवस्थित किया। कमरों की व्यवस्था इस तरह रखी कि एक ओर रहने के कमरे और दूसरी ओर भंडारघर तथा जानवरों वाले कमरे थे। तीसरे कोने पर रसोई घर बनाया गया। रसोई घर से धुआं बाहर निकालने का हमने खास प्रबंध किया। हमारे पास सामान में 3 खिड़कियां भी थी। उनमें से एक एक तो हमने सोने वाले कमरों में लगा दी और एक को रसोई घर में लगा दिया, ताकि रोशनी और साफ हवा मिल सके। इन सब कामों में कई दिन लग गए, लेकिन हम निराश नहीं हुए। हम सब रोज नए उत्साह के साथ जुट जाते और काम का एक हिस्सा निपटा डालते, और इस तरह हमने एक दिन घोंसले का ज्यादातर सामान अपने इस नए घर में इकट्ठा कर लिया। सुरक्षा तट पर लंबे अरसे तक रहने के दौरान हमने 2 और नई खोजें कर ली थी। हमने देखा था कि आए दिन बड़े बड़े समुद्री कछुए पानी से निकलकर किनारे की बालू पर लेट जाते हैं और काफी देर तक पड़े रहते हैं। हम अपने भोजन में कुछों के मांस का उपयोग कर सकते थे। सुन रखा था कि ये बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। एक दिन हम एक कछुए को पकड़ने में सफल हो गए। घर लाकर उसका मांस पकवाया गया। जब खाने बैठे तो सभी वाह वाह कर उठे। पत्नी बोली, क्या ही अच्छा हो कि हमें रोज एक कछुआ मिलता रहे। लेकिन रोज तो कछुए आते नहीं थे, इसलिए हमने ये तय किया कि हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि एक ही बार में बहुत सारे कछुए पकड़े जा सके और उन्हें काफी दिनों तक जिंदा रखा जा सके। मैं अभी सोच ही रहा था कि अर्नेस्ट बोला, पापा, आपको याद होगा कि हमें टूटे हुए जहाज पर से अपने सामान में मछली का एक बहुत मजबूत जाल भी मिला था। शायद उससे काम बन सके। अर्नेस्ट अभी अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि फ्रिज उछल पड़ा। चेहरे पर खुशी और प्रसन्नता के विचित्र से भाव लाकर वो बोला, बस बस, बात बन गई। हम उसी से एक ही बार में बहुत सारे कछुए पकड़ सकते हैं। भला कैसे? मैंने पूछा। बस पापा, आप पूछिए कुछ नहीं। जो मैं कहूं उसे आप सब लोग करते जाइए। मैं चुप हो गया। कुछ ही देर में अर्नेस्ट और फ्रिज मछली का जाल ले आए। फ्रिज अपने साथ लकड़ी का एक मोटा डंडा और हथौड़ा भी लाया। डंडे का एक सिरा नुकीला था और उसे जमीन में गाड़ा जा सकता था। कछुए उस समय भी काफी तादाद में बालू के ऊपर लेटे हुए थे। उनसे कुछ ही दूरी पर फ्रिज ने उस डंडे को गाड़ दिया और जाल का एक सिरा उससे बांध दिया। इसके बाद हम सबने जाल का एक एक सिरा पकड़ा और खूब चौड़ा तानकर बड़ी सावधानी के साथ उन कछुओं पर फैला दिया। जाल फैलाते ही बालू पर लेटे सारे के सारे कछुए जाल में फंस गए। हालांकि फिर भी उन्होंने समुद्र में भागने की कोशिश की, लेकिन वे भाग न सके। अब हमारे सामने ये समस्या थी कि उन्हें किस तरह रखा जाए। इसके लिए भी हमने एक उपाय सोच ही लिया। हमारे बच्चों ने सारे कछुओं को पीठ के बल पलट दिया और मैंने उनके ऊपरी हिस्से पर दोनों ओर एक एक छेद करके रस्सियां फंसा दी। बाद में उन रस्सियों को पास के पेड़ों में बांध दिया। इस तरकीब से 2 फायदे हुए। एक तो ये कि कछुए चल फिर सकते थे, पानी में जा सकते थे और जिंदा रह सकते थे। दूसरे ये कि भाग नहीं सकते थे। जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सकता था। सुरक्षास्त्रद के पास पानी में सील मछलियां भी आती रहती थी। एक बार मेरे बच्चे हार्पून, मछली मारने वाली बर्छी, की मदद से कुछ सील मछलियां पकड़ चुके थे। वे हमारे लिए बड़ी फायदेमंद साबित हुई थी। उनके चमड़े से हमने अपने घोड़ों के लिए जीन तैयार की थी और चर्बी से साबुन बनाया था। वे वहां इतनी भारी तादाद में थी कि जब भी नजर पड़ती शिकार करने की इच्छा होने लगती। लेकिन इसके लिए एक छोटी डोंगी की जरूरत थी। मैं सोचता रहता कि अगर इस समय डिलीवरेंस, नौका,
हमारे पास होती तो कितना मजा आता। वैसे तो एक नाव हमारे पास और भी थी, लेकिन वो इतनी बड़ी थी कि उससे मछली का शिकार करना संभव न था। इसलिए मैंने सोचा कि एक पेड़ को काटकर उसके तने से एक ऐसी नाव बनानी चाहिए जो मछली का शिकार करने के काम आ सके। लेकिन वहां समुद्र के किनारे बड़े पेड़ न थे। जब मैंने अपना ये विचार बच्चों को बताया तो वे भी राजी हो गए और कहा कि जैसे भी संभव हो हमें एक बड़े पेड़ की तलाश करनी चाहिए। सबसे पहले हम अपने पुराने निवास स्थान पर गए। हालांकि ज्यादातर सुरक्षा तट पर रहने के कारण काफी दिनों से वहां की देखभाल न हो सकी थी, लेकिन जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक ठाक ही है। मेरी पत्नी ने वहां जो बागवानी की थी वो पूरी तरह हरी भरी थी और लहलहा रही थी। छोटे छोटे खेतों में हमने जौ, मटर और गेहूं बो रखे थे। वे पूरी तरह पक चुके थे और काटे जाने की राह देख रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले फसल काटने का काम निपटा देना चाहिए। बात की बात में सारे लोग जुट गए और 2 दिनों के अंदर कटाई का काम समाप्त हो गया। उन खेतों में जो अनाज पैदा हुआ वो इतना काफी था कि बीज के लिए अलग निकाल देने के बाद भी हम 6 महीने बड़े आराम से गुजारा कर सकते थे। हमारे परिवार पर इस पैदावार का असर ये पड़ा कि सभी ये चाहने लगे कि हमें अपने खेती बाड़ी के काम को और बढ़ाना चाहिए। अब हमारे पास जानवरों और पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। जरूरत से कई गुना ज्यादा जानवर और पक्षी इकट्ठे हो चुके थे। सबसे बड़ी समस्या ये आ खड़ी हुई कि उनकी देखभाल कैसे की जाए और उनके खाने पीने का बंदोबस्त कैसे हो। मेरी पत्नी का और मेरा विचार ये था कि उन्हें पास के किसी ऐसे टापू पर छोड़ देना चाहिए जहां वे स्वयं अपने चारे की तलाश कर जिंदा रह सके। बात तय हो गई। अपनी जरूरत के अनुसार हमने कुछ मुर्गियां, 2 अच्छे मुर्गे, 4 सुअर, 4 भेड़े और 2 बकरे रख लिए। बाकी जितने भी जानवर थे उन्हें साथ लेकर हम किसी नई जगह की खोज में निकल पड़े। फ्रिज अपने घोड़े पर था और आगे आगे चल रहा था। काफी लंबा सफर तय कर लेने के बाद हम एक नई जगह पहुंचे। रास्ते भर ऊंची ऊंची घास और कांटेदार झाड़ियां दिखाई देती रही थी, लेकिन जिस जगह हम पहुंच गए थे वहां न ऊंची ऊंची घास थी न कांटेदार झाड़ियां। वहां लंबा चौड़ा खुला हुआ मैदान था और छोटे छोटे पौधे जमीन पर गद्दे की तरह बिछे थे। तभी फ्रांसिस ने अंगुली से इशारा करते हुए उतावली के साथ कहा, पापा, देखो तो कितनी सारी बर्फ यहां बिछी पड़ी है। आओ हम सब लोग यही रुक जाएं और बर्फ पर खेलें। फ्रांसिस के मुंह से बर्फ के बारे में सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने सोचा कि भला ऐसे गर्म मुल्क में बर्फ कहां से आ सकती है, लेकिन तभी मुझे सच्चाई का पता चल गया। वहां जमीन पर जो छोटे छोटे पौधे गद्दे की तरह बिछे दिखाई दे रहे थे वे वास्तव में कपास के पौधे थे। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि मैं जानता था कि कपास दुनिया की एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। शुरू शुरू में जब यात्रा के दौरान हमारे जहाज की दुर्घटना हुई थी और हम लोग समुद्र में बेसहारा रह गए थे तो मुझे लगा था कि शायद हमारी किस्मत सबसे ज्यादा खराब है। लेकिन जैसे ही हम लोग समुद्र से बाहर आए पग पग पर मुझे ये अनुभव होता रहा कि किस्मत लगातार हमारा साथ दे रही है। हम अगर एक चीज की तलाश में निकलते हैं तो 9 और चीजें अपने आप हमें मिल जाती है। कपास की खोज से हम सबके चेहरे खिल उठे थे, लेकिन फ्रांसिस उदास हो गया था। उसका एक खूबसूरत सपना टूट गया था। बर्फ पर खेलने का सुख लुट गया था। मेरी पत्नी ने उसको समझाते हुए कहा, बेटे, इसमें दुखी होने की ऐसी क्या बात है। देखो कितने खूबसूरत, सफेद और कोमल है कपास के ये फूल। जितने अच्छे ये हैं, बर्फ उतनी अच्छी कभी नहीं हो सकती। लाख समझाने के बाद भी फ्रांसिस के चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखाई दी। ये पहला मौका था जब हमारे परिवार के किसी सदस्य को अपने आसपास की चीजों के बजाय किसी और चीज की इच्छा हुई। अंत में जब सारे उपाय करके हम हार गए और फ्रांसिस खुश न हुआ तो पत्नी ने उसे लालच देते हुए कहा, अच्छा
आज अगर तू खुश खुश रहेगा तो वापस लौटने पर मैं तेरे लिए एक नई कमीज बना दूंगी। ये उपाय ज्यादा सफल साबित हुआ। नई कमीज के लालच में फ्रांसिस बर्फ पर खेलने की बात भूल सा गया। ये नई जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। कपास के फूल उस हरियाली को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। वहां की जमीन इतनी ज्यादा उपजाऊ थी कि मेरे मन में आया कि क्यों न हम यहां आकर ही अपना खेतीबाड़ी का काम फैलाएं। तभी हमारी नजर एक ऐसी जगह पड़ी जिसे छोड़ने को मन नहीं कर रहा था। वो एक ढालू और उपजाऊ जगह थी। आसपास जंगली फूलों और फलों की झाड़ियां थी और पास में शीशे जैसे साफ जल वाली एक नदी बह रही थी। मुझे लगा कि हमारे जानवर और पक्षी शायद यहां ज्यादा आराम से रह सकेंगे। यहीं मुझे 4 विशालकाय वृक्ष भी दिखाई दिए। उन वृक्षों की शाखाएं काफी मोटी थी और बहुत ऊंची नहीं थी। पत्नी ने कहा कि इन पर मचान बहुत अच्छी बन सकती है। जिस समय पत्नी ने ये बात कही, ठीक उसी समय मेरे मन में भी वही बात उठ रही थी। इसलिए मचान बनाने की बात तय हो गई और हम सब लोग काम में जुट गए। चूंकि मचान और झोपड़े बनाने का हमें अब तक बड़ा अभ्यास हो चुका था, इसलिए इस काम में न तो हमें कोई कठिनाई हुई और न देर ही लगी। मचान बनाने के बाद हमने जमीन पर अपने जानवरों के लिए एक बहुत बड़ा झोपड़ा भी बनाया। उसको कई हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्से में मुर्गियों का दड़बा था, एक बड़े हिस्से में बकरी और भेड़ों के खूंटे थे और एक हिस्से में उनके दाने और चारे की व्यवस्था थी। मचान के ऊपर अपने आराम के लिए हमने रुई के बने 2 गुदगुदे गद्दे बिछा रखे थे, ताकि जब भी हमें वहां रात गुजारनी हो तो तकलीफ न हो। मचान और झोंपड़े का काम निपटाने के बाद अर्नेस्ट और मुझको छोड़कर बाकी लोग वापस लौट गए। मेरी इच्छा यह थी कि आस पड़ोस की जगहों की थोड़ी छानबीन और करनी चाहिए, इसलिए हम दोनों रुक गए थे। हालांकि अर्नेस्ट अपने दूसरे भाइयों जैसा चतुर चालाक न था, लेकिन उसकी निगाह बड़ी तेज थी और स्वभाव बड़ा ही शांत। इस बात की भी उसे हर समय ललक रहती थी कि नई से नई चीजों की जानकारी प्राप्त करे। इसीलिए मैंने उसे अपने पास रोक लिया था। खोजबीन के दौरान हमें एक बहुत ही खूबसूरत झील दिखाई दी। उसे देखते ही मुझे अपने देश स्विट्जरलैंड की एक अत्यंत प्रसिद्ध झील की याद हो आई। ये भी हूबहू उसी के जैसी थी। इसलिए बहुत रोकने के बाद भी मेरी आंखों में आंसू छलछलाए। भला ऐसा कौन अभागा आदमी होगा जो अपनी मातृभूमि से दूर होकर भी उसकी याद आने पर रो न पड़े। और फिर हमें तो अब वापस लौटने की भी कोई उम्मीद न थी। इसीलिए मुझे अपने देश की याद काफी देर तक परेशान करती रही। उस झील में बहुत से हंस भी तैरते दिखाई दिए, लेकिन वे दूसरे हंसों जैसे सफेद न थे। उनका रंग काला था। अचानक मुझे याद आया कि काले हंस ऑस्ट्रेलिया में काफी पाए जाते हैं। वे कतार बांधे हुए झील में तैर रहे थे। अर्नेस्ट उनका शिकार करना चाहता था, लेकिन मैंने रोक दिया। वे इतने प्यारे लग रहे थे कि उन्हें मारने की बात मैं सोच तक न सकता था। उस नई जगह पर हम लगभग 2 सप्ताह रहे। एक पेड़ का तना काटकर हमने शिकार करने काबिल एक नाव भी बना ली थी। बरसात के दिन पास आ गए थे। आते हम उस नाव को लेकर सुरक्षा तट पर वापस लौट आए। बरसात से बचाव के लिए अब हमें अपने गुफाघर में ऐसी सारी तैयारियां पूरी कर लेनी थी कि इधर उधर भटकना न पड़े। एक दिन शाम को बैठकर हमने आपस में सलाह मशविरा किया। ऐसे सारे कामों की एक सूची तैयार की जो हमें गुफाघर में करने थे। इस बात का हमने पूरा ध्यान रखा कि कोई छोटी से छोटी बात भी छूटने न पाए। जब सारी बातें तय हो गई तो हम सब लोगों ने आपस में काम बांट लिए और उन्हें पूरा करने में जुट गए। इस तरह बिना किसी परेशानी और भागदौड़ के हम लोगों ने सारे काम निपटा लिए और गुफाघर में आ गए। गुफाघर में आने के पहले ही दिन मैंने महसूस किया कि अब हम दुनिया के किसी भी सुखी परिवार से टक्कर ले सकते हैं। हमें इस बात का भी संतोष था कि ये सब कुछ हमने अपने साहस, अपने बाजुओं और अपनी बुद्धि के बल पर जुटाया है। उसी दिन शाम को हम सब लोग बड़े कमरे में एकत्र हुए।
सबके चेहरे प्रसन्नता से चमक रहे थे और होंठ विजय की मुस्कान से खिले हुए थे। मैंने कहा, आज तो हम लोगों को खुशियां मनानी चाहिए। इस नए महलनुमा मकान में आने की खुशी में कुछ गीत संगीत होना चाहिए। क्यों जैक, ठीक है ना? मेरे कहने भर की देर थी कि जैक और फ्रांसिस अपनी अपनी बांसुरी ले आए। उस गुफा घर में बांसुरी की ताने गूंज उठीं। ये देखकर मेरी पत्नी भी चुप बैठी न रह सकी। उसने बांसुरी की तान के साथ अपने सुरीले गले से एक गीत छेड़ दिया। इस तरह काफी देर तक संगीत और गायन का कार्यक्रम चलता रहा। जब गायन समाप्त हुआ तो मैंने कहा, इस टापू पर आए आज हमें पूरे 2 साल हो रहे हैं। इस बीच हम लगातार मेहनत करते रहे हैं। उसी मेहनत का ये नतीजा है कि सुनसान टापू में भी आज हम दुनिया के धनी आदमियों जैसी जिंदगी बिता सकते हैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि कल हम लोग एक जलसे का आयोजन करें और शानदार ढंग से अपनी जीत की खुशी मनाएं। अगले दिन सुबह की बात है। तोप के एक गोले की आवाज सुनकर काफी तड़के ही मेरी आंख खुल गई। मैं चौंक पड़ा कि शायद कोई और बाहरी आदमी हमारी सुखशांति में विघ्न डालने यहां इस टापू में आ पहुंचा है। लेकिन असलियत का पता लगते देर न लगी। ये हमारे बच्चों की ही करतूत थी। वास्तव में उन्होंने तोप की सलामी से नए दिन का स्वागत किया था। सुबह से ही हम तरह तरह के कार्यक्रमों में जुट गए। खेलकूद, निशानेबाजी, तैराकी, संगीत गायन, चुटकुले आदि के कार्यक्रम चलते रहे और हम खुले दिल से जीवन का आनंद लूटते रहे। उस दिन सबसे आखिरी कार्यक्रम पुरस्कार वितरण का था। पुरस्कार वितरण का काम पत्नी के जिम्मे सौंपा गया। गुफाघर के बैठक वाले कमरे में अपने हाथों तैयार की हुई दरियां बिछाई गई, खंभे काटकर बनाई गई कुर्सियां रखी गई और रोशनी के लिए मोमबत्तियां जला दी गई। बच्चे दरी पर जमीन में बैठे और मैं व पत्नी कुर्सियों पर। जिस खेल में जो बालक प्रथम आया था, मैं उसका नाम बोलता जाता था और पत्नी उन्हें पुरस्कार देती जाती थी। जब सब बच्चों को पुरस्कार मिल गए तो मैं उठकर खड़ा हुआ और कहा, बच्चों, तुम लोगों को तो अपनी योग्यता का पुरस्कार मिल गया, लेकिन हम में से एक व्यक्ति अभी बाकी है जिसे उसकी बुद्धिमत्ता और साहस का कोई भी पुरस्कार नहीं मिला है। वो है तुम्हारी मां। अगर तुम्हारी मां हम सबके साथ इस तरह कंधे से कंधा भिड़ाकर न चली होती और अपने कर्तव्य का पूरी तरह पालन न किया होता तो शायद हम इतने सफल न हो पाए होते। इसलिए अब मैं उसे पुरस्कार दे रहा हूं। और मैंने बहुत दिनों से संजो कर रखी हुई एक विलायती सिलाई मशीन पत्नी को भेंट की। पत्नी को पुरस्कार देते समय बच्चों ने एक साथ ताली बजाकर अपनी खुशी प्रकट की और पत्नी ने पुरस्कार लेते समय झुककर मेरे प्रति आदर प्रकट किया। इसके बाद उस दिन का आयोजन समाप्त हो गया। हम लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। हफ्ते भर बाद बरसात का मौसम आ गया। आसमान काले काले बादलों से घिर गया। बिजली कौंधी, बादल गरजने शुरू हुए और जोर की बारिश होने लगी। लेकिन इस बार हम बारिश से पूरी तरह सावधान थे और हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। पानी लगभग 15 दिन तक बरसता रहा। बीच बीच में कभी कभी रुक भी जाता था, लेकिन आसमान तब भी घिरा रहता था। हमने ये तय किया था कि बरसात के मौसम में इस बार बाहर नहीं निकलेंगे और घरेलू कामों को निपटा डालेंगे। इसलिए मैंने उन सारे बक्सों को खोल डाला जो हम समुद्र के टूटे हुए जहाज से लाए थे। उनमें बहुत सी ऐसी चीजें निकली जिनके बारे में हमें पहले से तनिक भी जानकारी नहीं थी और जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसी सामान में मिट्टी के तेल का एक टिन और एक लालटेन भी निकली। लालटेन को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मोमबत्तियों से हमारा काम पूरी तरह नहीं चल पाता था। जहाज से लाए हुए सामान में किताबों की भी संख्या बहुत अधिक थी। तरह तरह के विषयों पर तरह तरह की किताबें, विज्ञान, दर्शन, कविता, कहानी और उपन्यास के अतिरिक्त कुछ किताबें ऐसी भी थी जिनसे हम फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और लैटिन की जानकारी बढ़ा सकते थे और अंग्रेजी भी सीख सकते थे। वे सारी किताबें हमने बैठक वाले कमरे में अलमारियों में सजा दी। दूसरे कामों के साथ साथ
अब हम रोज 2 घंटे का समय पढ़ने में भी लगाने लगे। फ्रेंच और जर्मन हमें से थोड़ी थोड़ी सबको आती थी और उतनी ही काफी भी थी। अंग्रेजी को हम सबसे ज्यादा महत्व देना चाहते थे, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि कभी न भी कोई जहाजी या कोई जहाज इस टापू की ओर जरूर आएगा। जहाज के लोगों में अंग्रेजी का चलन खासतौर पर होता है, इसलिए मैं अपने अंग्रेजी ज्ञान को बढ़ाने में लग गया। जैक की रुचि स्पेनिश और इटालियन भाषाओं में थी, इसलिए वो उन भाषाओं को सीखने लगा। फ्रिज को हमने मलय भाषा सीखने के लिए उत्साहित किया, क्योंकि हमारा ऐसा अनुमान था कि हम जिस टापू पर रह रहे हैं वो मलाया के आस पास हो सकता है। क्या पता ऐसा ही संयोग आ पड़े कि कभी किसी मलाया निवासी से ही बातचीत का मौका मिले। इस प्रकार मैं, फ्रिज और जैक अपनी अपनी पसंद की भाषाओं की जानकारी बढ़ाने और पक्की करने लगे। अर्नेस्ट की रुचि भाषाओं से बिल्कुल अलग हटकर कविता में थी, इसलिए वो हमारी मदद से फ्रेंच, जर्मनी तथा अंग्रेजी काव्य साहित्य का अध्ययन करने लगा। पत्नी और नन्हे फ्रांसिस को भी मैंने कुछ भाषाओं की वर्णमाला का अभ्यास कराना शुरू करा दिया। बरसात जब तक रुकी, हम लोगों ने अपने अपने अध्ययन में काफी प्रगति कर ली थी। मैं अच्छी तरह अंग्रेजी बोलने लगा था। जैक भी थोड़ा रुक रुक कर स्पेनिश और इटालियन बोल लेता था, और फ्रिज टूटी फूटी मलय समझने और बोलने लगा था। सबसे ज्यादा प्रगति की थी अर्नेस्ट ने। उसने बहुत सी फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी कविताएं मुहजबानी याद कर ली थी। 15 दिन बाद आसमान खुला और बारिश खत्म हुई। तब मुझे ख्याल आया कि अब बाहर निकलकर देखना चाहिए कि घोंसले की क्या हालत है, सब्जियों की बाड़ी और दूसरे पौधे कैसे हैं। इसलिए हम लोग तैयार होकर घोंसले की ओर चल दिए। रास्ते में वह तालाब भी पड़ता था, जिसमें हमने बत्तखों के रहने की व्यवस्था की थी। सोचा उधर से ही उन्हें भी देखते चलेंगे, लेकिन हम लोग मुश्किल से एक फरलांग ही गए होंगे कि अचानक फ्रिज ठिठक गया और चिल्ला पड़ा, पापा, पापा, अजगर। मैंने देखा उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था और पैर थरथरा रहे थे। क्या हुआ फ्रिज? अचानक मेरे मुंह से निकल गया। वो देखो, फ्रिज ने तालाब के दूसरी ओर इशारा किया। हमने देखा, हमसे लगभग एक फरलांग दूर सांप जैसी कोई चीज से रही है। सचमुच वो सांप ही था, और सांप भी ऐसा वैसा नहीं, अजगर। उसका शरीर इतना भारी भरकम और लंबा चौड़ा था कि उसे पहचानने में हमें तनिक भी परेशानी नहीं हुई। हम बड़ी आसानी से देख रहे थे कि वो अपना शरीर किस तरह सिकोड़ और फुला रहा है। इतने में ही उसने अपने फन को सीधा खड़ा कर दिया। उस समय उसकी ऊंचाई लगभग 20 फुट हो गई थी। मैंने सोचा, ये अच्छा मौका है, इसे मार देना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो हम सबको दिन रात खतरा बना रहेगा। न हम लोग आजादी से घूम फिर सकेंगे, न हमारे जानवर ही। इसलिए झटपट मैंने अपनी बंदूक कंधे से उतार ली और निशाना साधने लगा। फ्रिज, अर्नेस्ट और जैक से भी मैंने जल्दी करने को कहा। उन्होंने भी वैसा ही किया, और अगले ही क्षण धान्य धान्य 4 आवाजें हुई। लेकिन दुर्भाग्य से अजगर हमसे इतनी दूर था कि निशाना ठीक नहीं बैठा। वो चौकन्ना होकर उसी तालाब में रेंग कर जा छुपा जिसमें हमारी बत्तखें थी। इस घटना से हमारी परेशानी और बढ़ गई। हमें ऐसा लगा जैसे अब हमारी एक भी बत्तख जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन हमारे सामने ऐसा कोई भी उपाय नहीं था कि हम बत्तखों को बचा पाते। फिर भी किसी तरह अपने आप को और अपने जानवरों को बचाना था। इसलिए घोंसले पर जाने का इरादा छोड़ हम फिर गुफा में लौट आए और दरवाजों को मजबूती से बंद कर लिया। मैंने सबको ये हिदायत दे दी कि न तो दरवाजा खोला जाए, न बाहर ही कोई निकले। जानवरों के लिए भी मैंने यही पाबंदी लगा दी। कभी कभी बत्तखों की दर्दनाक आवाजें ऐसे सुनाई देती थी मानो कोई उनका गला घोट रहा हो। हम दिल मसोस कर रह जाते। उन्हें बचाने का कोई भी तरीका नहीं था। तीसरे दिन की बात है। एक आवश्यक कार्य से हमें दरवाजा खोलना जरूरी हो गया। मैंने अपनी पत्नी से यह भी कह दिया कि पूरी सावधानी बरती जाए और काम करके जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया जाए।
लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला गया, हमारा एक गधा पलक झपकते ही निकल भागा, जैसे वो दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा ही कर रहा हो। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतना तेज भागा जैसे कोई कैद से छूटकर भागता है। वो उसी तालाब की ओर भागता चला जा रहा था। आज जब मुझे वो घटना याद आती है तो मैं सोचता हूं कि शायद उसकी मौत ही इतनी तेजी से उसे अपनी ओर खींच रही होगी। जब वो तालाब के बिल्कुल किनारे पहुंच गया तो अजगर ने अपना मुंह पानी से बाहर निकाला। गधे को देखकर वो झटपट बाहर आ गया और उसकी ओर बढ़ा। ये देखकर गधा भी ठिठका और पीछे लौटने को मुड़ा, लेकिन उस भयंकर अजगर ने झपटकर उसे अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में उसकी हड्डिपसली तोड़कर धर दी। गधे का दम घुट गया। इसके बाद अजगर ने उसे निगल लिया। अब अजगर और भी मोटा हो गया और सुस्त पड़ने लगा। मैं ये सारी घटना खिड़की में से बैठा देख रहा था। मेरी पत्नी तथा बच्चे भी इधर उधर से झांकने की कोशिश कर रहे थे। तभी मुझे याद आया कि अपना शिकार निगल लेने के बाद अजगर इतना भारी हो जाता है कि इधर उधर हिलडुल तक नहीं सकता। उसे सुस्ती सताने लगती है। इसलिए मैंने सोचा उसे मारने का सबसे अच्छा मौका यही है। मैं झटपट बंदूक लेकर तैयार हो गया। फ्रिज और जैक भी मेरे साथ आए। जब हम अजगर के नजदीक पहुंचे तो पहले तो उसने अपना सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही असहाय होकर उसने सिर को सिकोड़ लिया। उसे हिलने डुलने तक में परेशानी हो रही थी। ये देखकर मैंने और फ्रिज ने एक साथ निशाना साधकर घोड़ा दबा दिया। जैसे ही हमारी बंदूकें दगी, मैंने देखा हमारे निशाने ठीक अजगर के सिर और आंख पर लगे हैं। दो एक बार उसने उछलने की कोशिश तो की, लेकिन कोई उपाय न चला और वो मरकर वही ढेर हो गया। इस प्रकार हमें अजगर पर विजय तो मिल गई, लेकिन इसके लिए हमें अपने एक स्वामी भक्त जानवर को खोना पड़ा। जितनी खुशी हमें अजगर को मारने की थी, उससे कहीं ज्यादा दुख अपने गधे के मरने का था। उस टापू पर रहते हुए हमारे दिन, महीने और साल बीतते रहे। जैसे जैसे दिन बीतते जाते थे, हमें सृष्टि की किसी न किसी नई रचना की जानकारी होती जाती थी। इस प्रकार गाय, भैंस, बैल, बकरी और भेड़ जैसे घरेलू जानवरों से लेकर खरगोश, हिरन जैसे जानवर तक हमारे साथी बन गए। हमारी चिड़ियों की दुनिया भी कम अद्भुत नहीं थी। जहां शुरू शुरू में हमारे पास केवल मुर्गी, कबूतर और बत्तखें थी, वहां अब हमने सारस और काले हंस भी पाल लिए थे। अब हमारे पास लंबे चौड़े खेत भी थे और हम अनाज भी पैदा करने लगे थे। उस टापू पर आए हमें अब पूरे 10 साल हो चुके थे। हमारे बच्चे भी अब काफी बड़े हो गए थे। फ्रिज की उम्र 25 वर्ष की थी और अर्नेस्ट 23 साल का था। जैक की उम्र 22 साल थी और तब का नन्हा फ्रांसिस भी अब 17 वर्ष का हो गया था। अब हमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। हम अपनी उस दुनिया में पूरी तरह सुखी थे। बच्चों पर भी हमने अब अनुशासन काफी ढीला कर दिया था। अब वे इतने बड़े हो गए थे कि अपना बुराबला खुद सोच सकें। वे तरह तरह के खेल खेलते। वहां के पशुओं से भी वे मनोरंजन करते। घुड़दौड़ की जगह भैंसे की दौड़ उन्हें ज्यादा अच्छी लगती। कभी कभी वे दी एलिजाबेथ से छोटी मोटी समुद्री यात्राएं भी करते रहते थे और 2-3 रातें समुद्र में ही बिता देते थे। हां, अगर हमारे मन में कोई कसक थी तो बस इतनी कि अपने परिवार के लोगों के अलावा हमने पिछले 10 वर्षों में किसी दूसरे आदमी का चेहरा नहीं देखा था। एक दिन की बात है, सवेरा भी नहीं होने पाया था कि फ्रिध ने नाव खोली और कहीं चल दिया। उसने अपने पीछे कोई सूचना भी नहीं छोड़ी कि कहां जा रहा है। धीरे धीरे 4 दिन बीत गए और वो वापस नहीं आया। अगर वो अकेला न गया होता तो शायद अधिक चिंता न होती, लेकिन चूंकि उसके साथ और कोई भी न था, इसलिए हमारे मन में तरह तरह की शंकाएं उठने लगी। तब मैंने सुरक्षा तट पर अपना झंडा फहराकर एक बार तोप दागी। समुद्री सेनाओं और जहाजों में खोए हुए आदमी का पता लगाने के लिए यही तरीका प्रयोग में लाया जाता है। कुछ देर बाद समुद्र में काफी दूर पर एक काला धब्बा सा दिखाई दिया। उस धब्बे को देखकर सबको बड़ी आशा बंधी
और हम लोग उसके किनारे आने की राह देखने लगे। जब वो धब्बा काफी स्पष्ट हो गया और लोग उसे साफ साफ पहचान सके, तब कहीं जाकर चिंता मिट पाई। हमारा अनुमान सही था, वो फ्रिज की ही नाव थी। वो हमारे संकेत को देखकर चल पड़ा था। जब फ्रिज किनारे आ गया तो मैंने देखा उसकी नाव असंख्य सीप और मोतियों से लदी हुई थी। उसने बताया कि ये सब उसने पड़ोस के एक टापू पर खोजे हैं। जैक, अर्नेस्ट और फ्रांसिस आश्चर्य से उन सीप और मोतियों को बड़ी देर तक निहारते रहे। मैं भी मन ही मन सोचने लगा कि काश ये सब मैं यूरोप के देशों में ले जा पाता, जहां इनकी कीमत हजारों और लाखों शिलिंग पौंडों में आकी जाती। लेकिन मेरी पत्नी एलिजाबेथ का ध्यान इन सब चीजों की ओर नहीं था। उसके दिल में सिर्फ ममता उमड़ रही थी और वो बार बार फ्रिज के मस्तक को चूमती हुई ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि उसका प्यारा बच्चा सही सलामत लौट आया था। एलिजाबेथ की ममता को देखकर मेरा भी मन फ्रिज के प्रति अपार स्नेह और वात्सल्य से भर उठा। एकांत में जब फ्रिज से मेरी बातें हुई तो उसने बताया, पापा, उस टापू पर मोतियों का बहुत बड़ा खजाना है। इतना बड़ा कि अगर हम वहां से ये सब चीजें किसी तरह यूरोप ले जा सके तो कुछ ही दिनों में हम मालामाल हो सकते हैं। इसी बीच एक ऐसी चीज का भी पता चला है जो इन सबसे बहुत अधिक मूल्यवान है। जब मैं मोतियों के लिए सीप खोलता था तो उनके अंदर के कीड़े को लेने और झपटने के लिए झुंड की झुंड समुद्री चिड़िया मेरे चारों ओर जमा हो जाती। तभी एकाएक मैंने देखा कि एक चिड़िया के पैर में एक कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ है। मेरे मन में एक कौतूहल सा जाग उठा। साथ ही ये भय भी था कि वो डरकर कहीं भाग न जाए। इसलिए मैंने बड़ी सावधानी के साथ उसे लालच देने की कोशिश की और पास बुलाना चाहा। इस काम में मुझे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। वो चिड़िया मेरे पास आ गई। मैंने गोश्त का एक काफी बड़ा टुकड़ा उसके आगे डाल दिया। जब वो उसे खाने में तल्लीन हो गई तो मैंने धीरे से उसके पंखों में बंधा कपड़ा खोल लिया। कपड़े पर लिखा था, मुझे बचाओ, मेरा जहाज टूट गया है। साथ के बहुत से लोग डूब गए हैं। कुछ लोग जीवन नौका में बैठकर बच भी गए हैं, लेकिन मैं न तो डूबा ही न जीवन नौका में ही चढ़ पाया। मैं यही छूट गया हूं, यहां इस धुएं वाली चट्टान पर। पापा, आप सोच सकते हैं कि ये सब पढ़कर उस समय मुझे कितना आश्चर्य और कितनी खुशी हुई होगी। मैंने देखा चिड़िया के आगे का गोश्त खत्म ही होने वाला था। मैंने झटपट उसी कपड़े के दूसरी और 2 वाक्य लिखे, मत मत हारना, हम आ रहे हैं, और उसके पैर में बांध दिया। जब मेरा ये काम पूरा हो गया तो मैंने बड़ी सावधानी से उसे आसमान में उड़ा दिया। उम्मीद है मेरा संदेश अब तक उस आदमी को मिल गया होगा। चाहता तो मैं ये था कि उसी समय उसकी खोज में चल पड़ता, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको इसकी सूचना दे देनी चाहिए। ये कहानी सुनकर मेरे मन में भी एक कौतूहल जाग उठा। मैंने फ्रिज की बुद्धि की बड़ी तारीफ की और अगले ही दिन चल पड़ने को कह दिया। साथ ही हम दोनों ने यह भी तय किया कि अभी इस सारी घटना को गुप्त ही रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो चिड़िया उस जगह से कब उड़ी है और वो नाविक अभी तक जीवित भी है या नहीं। इसलिए बिना पूरी बात का पता चले लोगों में उत्सुकता जगाना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए ये योजना बनी कि दूसरे दिन तड़के ही फ्रिज अपनी नाव लेकर चुपचाप धुएं वाली चट्टान की खोज करने चल देगा। इस बार फ्रिज को गए 5 दिन हो चुके थे। इस बीच उसकी कोई सूचना नहीं मिल सकी थी। 5 दिन तक तो किसी तरह पत्नी और बच्चों को मैं धीरज बंधाता रहा, लेकिन 5 दिन बाद खुद मेरा ही धीरज टूटने लगा। रह रह कर मेरा ध्यान समुद्री यात्रा के खतरों की ओर जाता। उधर पत्नी की बेचैनी भी नहीं देखी जाती थी। मां की ममता उसके अंदर इस तरह उमड़ रही थी कि मेरी आंखों की नींद तक गायब हो गई। अंत में हमने फ्रिज की खोज करने का फैसला किया। दूसरे दिन सुबह हम अपना जहाज एलिजाबेथ लेकर फ्रिज की खोज में निकल पड़े। वैसे तो पत्नी को समुद्री जिंदगी से चिढ़ थी, लेकिन फ्रिज के प्रति ममता के कारण वो भी अपने को न रोक सकी। इस तरह एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर हमारा पूरा परिवार समुद्र की लहरों पर खेलने लगा। हम कुछ ही दूर गए होंगे कि अर्नेस्ट भर्राई हुई आवाज में बोला, पापा,
वो देखो, लगता है कोई समुद्री लुटेरा है। कितना भयानक लग रहा है उसका चेहरा। हम सब लोग चौकन्ने होकर देखने लगे। कुछ दूर पर एक नाव दिखाई दी। उस पर जो आदमी था, उसके सिर पर चिड़ियों के पंखों का मुकुट लगा हुआ था और शरीर के सभी अंगों पर बड़ी विचित्र विचित्र रंगीन आकृतियां बनी थी। जैक का अंदाज भी यही था कि ये कोई समुद्री लुटेरा है। हो सकता है इसके और साथी भी पीछे आ रहे हों। मैंने सोचा, ऐसे मौके पर बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हो सकता है सफलता मिल जाए। इसलिए मैंने मलय भाषा में आवाज दी। आवाज सुनते ही नाव करीब आने लगी। तब मैंने फिर उसी भाषा में पूछा, क्या तुम्हारा नाम फ्रिज है? क्या तुम धुएं वाली चट्टान का पता लगाने गए थे? धुएं वाली चट्टान का नाम सुनकर जैक और अर्नेस्ट थोड़ा सा चौंके और मेरे चेहरे की ओर देखने लगे। इतने में ही वो नाव हमारे जहाज से आ लगी और वो भयानक सा लगने वाला आदमी नाव पर से उछलकर जहाज पर आ गया। जैसे ही हम लोगों ने फ्रिज को पहचाना, बच्चे मारे खुशी के उछल से पड़े। लेकिन मेरे मुंह से केवल एक ही सवाल निकला, तुम्हें अपनी खोज में सफलता मिली? फ्रिज ने मुंह से तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों की चमक से साफ पता चलता था कि वो सफलता प्राप्त करके लौटा है। फ्रिज ने बताया कुछ भी नहीं। जितना जो कुछ हम जान पाए वो अनुमान के ही आधार पर था। वो फिर अपनी नाव पर वापस लौट गया और हमें अपने पीछे पीछे आने को कहा। फ्रिज की नाव का पीछा करते हुए हमारा जहाज लगभग 3-4 घंटे तक चलता रहा। इसके बाद हमें एक ऐसा टापू दिखाई पड़ा जहां बहुत से हरे भरे पेड़ थे। बीचों बीच एक पहाड़ी थी जिसके मुंह से धुएं की एक पतली लकीर निकल रही थी। फ्रिज ने अपनी नाव उसी टापू के तट पर रोक दी। हमने भी अपने जहाज का लंगर डाल दिया। जहाज पर मेरे अलावा किसी को भी ये नहीं मालूम था कि ये कौन सी जगह है और हम लोग यहां क्यों आए हैं। टापू पर पहुंचकर फ्रिज पेड़ों के बीच से होता हुआ आगे बढ़ा। उसके पीछे पीछे हम लोग चल रहे थे। पेड़ों की आड़ में हमें एक झोपड़ी और उसके बाहर एक छोटा सा चूल्हा दिखाई दिया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस पूरे प्रदेश में पिछले 10 साल के अंदर अपनी बनाई हुई चीजों के अलावा मनुष्य के हाथों की बनी कोई और चीज इससे पहले हमने नहीं देखी थी। फ्रिज उस झोपड़ी के पास गया और एक आवाज दी। आवाज के साथ ही एक खूबसूरत युवक नाविक एक पेड़ पर से नीचे उतरा और डरी हुई नजरों से हमारी ओर देखने लगा। हम लोग इतने विस्मित और खुश थे कि एक भी शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल पाया। काफी देर तक हम लोग चुपचाप एक दूसरे की ओर देखते रहे। अंत में फ्रिज ने ही शुरुआत की। वो बड़े प्यार के साथ उस युवक का हाथ पकड़कर हमारे पास ले आया और परिचय कराते हुए कहा, मिलिए, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी मां है और ये तीनों मेरे छोटे भाई हैं। फिर उसने उस युवक का परिचय हम सबको दिया। पिताजी, इनसे मिलिए, ये है एडवर्ड मॉन्द्रोस, हमारे नए दोस्त, भाई, नए हमसफर। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इनका जहाज भी इसी तट पर चकनाचूर हुआ था। परिचय के बाद तो हम सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने बड़ी आत्मीयता के साथ बढ़कर उससे हाथ मिलाया, लेकिन उससे हाथ मिलाते ही एकाएक मुझे लगा कि ये हाथ किसी युवक का नहीं बल्कि युवती का है। फिर भी उस समय इस संबंध में कुछ भी पूछना मुझे ठीक न जंचा। हम सब लोग उसके प्रति बड़ा अपनापन प्रकट करते रहें और उसे विश्वास दिलाते रहें कि अब उसे तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा, अब तुम्हारे मन में अगर तनिक भी संकोच हो तो उसे बाहर निकाल दो। ये समझ लो कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरी पत्नी मां है और मेरे ये चारों बच्चे तुम्हारे भाई हैं। मेरी बात सुनकर उस युवक का मुंह आंखों के रास्ते बह चला और वो बड़ी मासूमियत के साथ मेरी पत्नी के वक्ष से चिपक कर सुबकने लगा। कुछ देर बाद फ्रिज ने मुझे अलग ले जाकर कहा, पापा, अभी तक सही बात मैंने आप लोगों में से किसी को नहीं बताई है। ये बेचारी एक लड़की है। 3 साल पहले इसका जहाज इसी समुद्र में चकनाचूर हो गया था और तब से ये यहां बिल्कुल अकेली रह रही है। इसे डर था कि शायद मेरे भाई एक लड़की को अपने साथ रखना पसंद न करें। इसलिए इसने मुझसे ये प्रार्थना की थी कि शुरू में मैं इस रहस्य को न खोलूं।
पूरी बात सुनकर मैंने कहा, लेकिन मैंने तो उससे हाथ मिलाते समय ही ये अनुमान लगा लिया था कि ये लड़की है। मैं समझता हूं कि इस बात को छिपाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैक, अर्नेस्ट और फ्रांसिस के बारे में तो तुम खुद जानते हो। शाम के भोजन के बाद जब हम आग के चारों ओर बैठे ताप रहे थे, तो फ्रिज ने अपनी कहानी बतानी शुरू की कि सुरक्षा तट के तंबूघर से धुएं की चट्टान की खोज में निकलने के बाद उस पर क्या बीती। उसने बताया, तंबूघर से चलने के बाद 2 दिनों तक तो मैं इधर उधर ही भटकता रहा। इसके बाद मैं एक ऐसे जंगली और भयानक तट के पास से गुजरा जिसकी हमने अब तक कल्पना ही नहीं की थी। रात गुजारने के लिए जब मैं एक जगह रुका तो मन में आया कि घर वापस लौट चलूं। मैं ये सोच ही रहा था कि झाड़ियों के पीछे से सरसराहट की आवाज आई। मैं चौकन्ना हो उठा। मैंने देखा कि झाड़ी को चीरता फाड़ता एक भयानक शेर चला आ रहा है। भय के मारे मेरा चेहरा पीला पड़ गया। जब तक मैं अपनी बंदूक संभालूं, उसने एक छलांग भरने की कोशिश की। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उस समय मेरी पालतू चील मेरे साथ थी। उसने मरते दम तक मेरा साथ दिया। हुआ ये कि बिना तनिक भी डरे वो उड़ी और ठीक शेर की आंखों पर अपनी चोंच मार दी। जैसे ही वो अंधा होकर लड़खड़ाया, मैंने झटपट अपनी बंदूक का घोड़ा दबा दिया। शेर तो मर गया, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी प्यारी चील उससे पहले ही शेर के जबड़ों के नीचे आ चुकी थी। जितनी खुशी मुझे शेर को मारने की नहीं हुई, उससे अधिक अफसोस उस चील के मरने का होता रहा। अगले दिन सुबह तक जाने कैसे मेरा खोया हुआ साहस फिर लौट आया। बजाय पीछे वापस लौटने के मैं फिर आगे की ओर चल पड़ा। वहां से मैं अधिक से अधिक 1 मील आगे गया होऊंगा कि मुझे एक टापू दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच की पहाड़ी से धुआं निकल रहा था। मेरा मन भीतर ही भीतर खुशी से उछलने सा लगा। मैंने सोचा, क्या यही वो धुएं वाली पहाड़ी है? टापू के तट पर पहुंचकर मैंने अपनी नाव किनारे से बांध दी और उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अचानक उसी समय मैंने देखा कि 50 गज की दूरी पर एक मानव आकृति खड़ी है और मेरी ओर देख रही है। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं अपने को काबू में न रख सका और टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, मुझे तुम्हारा संदेशा मिल गया था। अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ गया हूं। और वो मानव आकृति और कोई नहीं मर्दाने वेश में अपने को छिपाए ये जेनी ही थी। ये जेनी जिसे अब हमने अपने परिवार का एक अंग बना लिया है। जेनी, 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 तो क्या अभी तक तुम हमें धोखा दे रहे थे? जैक, अर्नेस्ट और फ्रांसिस विस्मित से हो उठे। क्या जिसे हम अपना नया भाई समझ रहे थे, वो हमारी नई बहन है? हां, ये हमारी नई बहन जेनी है, लेकिन ध्यान रखो, उसे अधिक परेशान मत करना, क्योंकि हमारी बहन पिछले 3 साल से बिल्कुल अकेली और बहुत परेशान रही है। तुम सब खुद सोच सकते हो कि उसकी हालत कैसी होगी। सभी ने ये बात मान ली। फ्रिज ने जेनी के बारे में जो हिदायत दी थी, उसका बड़ा मजेदार असर हुआ। जैक, अर्नेस्ट और फ्रांसिस के मुंह पर मानो ताला लग गया, लेकिन उनकी वही जिज्ञासा बजाय मुंह के आंखों के रास्ते से प्रकट होती थी। वे बेचारे फ्रिज के प्रति आदर के कारण बोल तो कुछ न पाते, लेकिन टकटकी लगाए जेनी के चेहरे को जरूर देखते रहते। अंत में जेनी ने ही उनकी मदद की और सबकी झिझक मिटा दी। जेनी के व्यवहार से बच्चों के चेहरे की खोई हुई प्रसन्नता फिर लौट आई। जहां कुछ देर पहले तक वो अजनबीपन महसूस कर रहे थे, वही अब वे घुलने मिलने की कोशिश करने लगे। ये देखकर खुद मैंने ही जेनी को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो अपनी कहानी सुनाए। मेरे आग्रह को जेनी टाल न सकी। अपनी जो कहानी उसने सुनाई वो इस प्रकार थी। मेरा जन्म एशिया महाद्वीप के देश भारत में हुआ था। मेरे पिता सर एडवर्ड मिनेट्रोस अंग्रेज थे और भारत में सेना के एक ऊंचे पद पर थे। मेरी मां भी अंग्रेज महिला थी, लेकिन उनकी मृत्यु उनके विवाह के सिर्फ 3 साल बाद मेरे जन्म के समय ही हो गई थी। मां की मृत्यु के कारण पिता का सारा प्यार मेरे ऊपर ही निछावर हो गया। एक क्षण के लिए भी मां की कमी मुझे महसूस नहीं हुई।
पिता ने बचपन से ही मुझे लड़के की तरह रखा और पाला पोसा। लड़कों जैसे कपड़े, लड़कों जैसी आदतें। 16 वर्ष की उम्र तक आते आते निशानेबाजी, तैराकी और घुड़सवारी में कुशल हो गई। आज मैं सोचती हूं कि अगर मैंने ये चीजें न सीखी होती तो अब तक मैं मर चुकी होती। कुछ दिन बाद इंग्लैंड से मेरे पिता को आदेश मिला कि वे अपनी टुकड़ी के साथ इंग्लैंड वापस आ जाएं। लेकिन यह हिदायत भी थी कि उस जहाज पर वे अपनी लड़की को, यानी मुझे, नहीं ले जा सकते। तब मेरे पिता ने एक दूसरे जहाज पर अपने एक दोस्त के साथ मेरी यात्रा का प्रबंध कर दिया। दुर्भाग्य की बात कि जिस जहाज से मैं इंग्लैंड जा रही थी, रास्ते में वो एक तूफान की चपेट में आ गया। जहाज को खतरे में पड़ा देख लोगों ने जीवन नौकाओं का सहारा लिया, लेकिन दुर्भाग्य ने मेरा साथ तब भी नहीं छोड़ा। मैं जिस जीवन नौका पर थी वो भी टुकड़े टुकड़े हो गई। उस पर जितने भी लोग थे उनमें से केवल मैं जीवित बच पाई। बाकी सब लोग सदा के लिए समुद्र के अथाह जल में खो गए। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को इसी तट पर पाया। कई दिनों तक मैं उस पूरे टापू पर भूख और प्यास से तड़पती भटकती रही। अंत में जाने कैसे मेरे अंदर हिम्मत आ गई और आज तक मैं अपने आप को किसी तरह जिंदा रख सकी। जेनी ने जब अपनी कहानी खत्म की तो उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अब मुसीबतें सहने की ताकत नहीं रह गई है। मैंने उसे धीरज बंधाया और कहा, अब तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने अब तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाल लिया है। जब तुम मेरे यहां चलोगी तो तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे लिए हम लोगों ने वहां कितनी सुविधाएं जुटा रखी है। अगले दिन जेनी को साथ लेकर हम लोग अपने द्वीप की ओर लौट पड़े। जेनी को साथ लाने के कारण कई दिन तक हम लोगों के चारों ओर उत्सव और त्योहार जैसा वातावरण रहा। घोंसला, बनविहार, सब्जियों की बाड़ी, फलों का बगीचा, यानी उस टापू की सभी चीजें हम लोग घूम घूम कर जेनी को दिखाते रहे। सुबह होती और शाम हो जाती, लेकिन पता ही नहीं चल पाता कि दिन कब और कैसे चुपके से सरक गया। जेनी के आ जाने से सभी को बेहद खुशी थी। स्वयं जेनी की खुशी का कारण यह था कि वह उस धुएं वाले टापू के दमघोटू वातावरण से मुक्त हो चुकी थी। उसे अब माता पिता और भाई की निकटता का आभास मिल रहा था। इधर हम सबकी खुशी का कारण यह था कि लगातार 10 वर्षों तक एक सी हालत में रहने के बाद हमें एक नया चेहरा देखने को मिला था, जिसके अलग अलग रूप थे। वो हमारे बीच पुत्री बनकर भी आई थी और बहन बनकर भी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि हमें किसी की मदद करने का मौका मिला था। धीरे धीरे जेनी हमारे परिवार का एक अंग बन गई। सृष्टियों की बाड़ी, फलों के बगीचे और खेती बाड़ी का काम वो हम लोगों से सीखने लगी। घास तथा टहनियों से टोकरियां बनाने का काम उसने मेरी पत्नी को सिखाया। इस घटना के काफी दिन बाद की बात है। बरसात बीत चुकी थी। हम लोग अपने कामों के अधूरे सिलसिले को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन फ्रिज और जैक ने जांच करने के विचार से तोपों पर 2 गोले दागे। आगे जो कुछ हुआ उससे तो आश्चर्य की सीमा न रही। हुआ ये कि हमारी तोपों की आवाज के जवाब में काफी दूर से 3 आवाजें और सुनाई दी। वे दोनों आश्चर्यचकित से दौड़े हुए मेरे पास आए और उस असाधारण घटना की सूचना मुझे दी। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा, हो सकता है अपनी ही तोपों की आवाजों की गूंज हमें सुनाई दी हो। लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि किसी ने हमारी तोपों के जवाब में तोपें दागी है। घटना की जांच के लिए मैं भी उनके साथ तट पर गया और एक बार फिर तोप दागी गई। इस बार हमें दूर से तोपों की 2 जवाबी आवाजें सुनाई दी। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। हमें लगा कि हमारे आसपास ही समुद्र में कोई दूसरा जहाज भी लंगर डाले हुए है। उस समय हम कितने उत्साहित थे, इसका वर्णन करना कठिन है। जेनी का अनुमान था कि हो सकता है उसका पिता उसकी खोज में निकला हो और उसे छूता हुआ इधर ही आ पहुंचा हो। मेरे बच्चे खुशी से पागल हो उठे, लेकिन मैंने हिदायत दी कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले अच्छी तरह पता लगा लेना चाहिए कि जहाज कहां से आया है
और किसका है, तभी कोई कदम उठाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह मैंने जेनी, एलिजाबेथ, जैक, अर्नेस्ट और फ्रांसिस को गुफाघर से घोंसले पर भेज दिया। फिर मैं फ्रिज के साथ नाव लेकर जवाबी तोपों के रहस्य का पता लगाने निकल पड़ा। हम अपनी नाव को उसी दिशा में ले गए जिधर से जवाबी तोपें दागी गई थी। दोपहर ढले तक हम नाव खेते रहे। हमने लगभग 7 मील का समुद्री सफर तय कर लिया। उसी समय अचानक मैंने देखा कि लगभग 100 गज की दूरी पर एक जहाज लंगर डाले हुए है। वो जहाज बड़ा ही शानदार और किसी शक्तिशाली देश का प्रतीत होता था। फिट्ज चाहता था कि वहीं से समुद्र में गोता लगा जाए और आश्चर्यजनक ढंग से उस जहाज के लोगों के सामने प्रकट हो। लेकिन मेरी तब भी यही इच्छा थी कि उनके पास जाने से पहले जितनी अधिक से अधिक बातें मालूम हो जाएं, उतना ही अच्छा होगा। इसी विचार से हम थोड़ा आगे और बढ़े। अब उस जहाज की और उस तट पर की सभी चीजें साफ साफ दिखाई देने लगी थी। तट पर 2 तंबू लगे थे। पास ही कुछ लोग खाना बना रहे थे। जहाज पर रखवाली करने वाले 2 नाविकों के अलावा और कोई न था। जब उन नाविकों ने थोड़े ही फासले पर हमारी नाव और हमें देखा तो आवाज देकर अपने एक अफसर को बुलाया। वो भी जहाज पर आ गया। उनकी वेशभूषा, कद और चेहरे की बनावट से मुझे विश्वास हो गया कि ये इंग्लैंड से आए हैं और अंग्रेज हैं। इसलिए पहले तो हमने ऊंची आवाज में अंग्रेजी का एक गीत गाया। उसके बाद अंग्रेजी में एक आवाज दी, अंग्रेज दोस्तों, हम आ गए हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने। लेकिन उन्होंने कोई उत्तर न दिया। मैंने अंदाज लगाया कि शायद मेरे पहनावे और छोटी नाव को देखकर वे ये समझे हैं कि हम लोग यही आसपास के टापुओं पर बसने वाले छोटे मोटे सौदागर होंगे। इसलिए मैंने फ्रिज पर अपनी शंका प्रकट करते हुए कहा, मैं समझता हूं कि हम लोगों को अपनी अच्छी पोशाकों में और नाव की बजाय जहाज पर आना चाहिए था। तभी हमारा प्रभाव इन पर पड़ेगा। फ्रिज भी राजी हो गया और हम अपने गुफाघर की ओर वापस लौट पड़े। दूसरे दिन हम लोगों ने पूरी तैयारी की। अपने एलिजाबेथ जहाज को तैयार किया, उस पर तोपें और बंदूकें लादी और इंग्लैंड का राष्ट्रीय झंडा फहराया। इसके बाद परिवार के हम सब लोग अपनी शानदार पोशाकों में उस पर बैठकर चल दिए। इस बार जैसे ही हम उस अंग्रेजी जहाज के पास पहुंचे, हमें देखने के लिए वहां के सारे लोग अपने जहाज की डेक पर इकट्ठे हो गए। उनके चेहरे से ऐसा लगता था जैसे उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा हो। हमने अपने जहाज से 11 बार बंदूकें दागकर उन्हें सलामी दी। उत्तर में उन्होंने 21 बंदूकें दागी। उसके बाद मैं अपने जहाज से उनके जहाज पर गया और उनके कप्तान से हाथ मिलाया। उसने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हमारा स्वागत किया। कप्तान का नाम था मी लिटिलटन। काफी देर तक हम लोग आपस में बातें करते रहे और अपनी कहानियां सुनाते रहे। कप्तान लिटिलटन की बातों से मुझे पता चला कि जेनी का अंदाज गलत नहीं था। हालांकि उसकी खोज में उसके पिता नहीं आए थे, लेकिन कप्तान लिटिलटन को यह आदेश अवश्य दिया गया था कि वो पूरी कोशिश के साथ जेनी का पता लगाए। कप्तान ने बताया कि जब मैंने तोपों की आवाजें सुनी तो तय किया कि खोज करने के बजाय हमें यही रुककर प्रतीक्षा करनी चाहिए कि हमारे अलावा और कौन यहां इस टापू पर है। वैसे मेरा अनुमान केवल यही था कि किसी का जहाज यही कहीं आसपास ध्वस्त हुआ होगा और वो आस पड़ोस से गुजरने वाले जहाजों की मदद पाने के लिए तोपें दाग रहा होगा। लेकिन देखता यूं कि आपने तो यहां बड़ा पुख्ता इंतजाम कर रखा है। उसके बाद कप्तान लिटिलटन से हमने अपने यहां चलने का आग्रह किया। वे आसानी से ही राजी हो गए। उनके साथ इंजीनियर मी विल्लन और उनकी पत्नी तथा पुत्री भी मेरे जहाज एलिजाबेथ पर आ गए। उस दिन शाम को अपने अतिथियों के सम्मान में हमने गुफा घर में बड़ा भारी जलसा किया। हमारी तैयार की हुई सभी चीजों को देखकर वे बड़े खुश हुए और हमारे साहस व धैर्य की बार बार प्रशंसा करते रहे। मेरे विशेष आग्रह पर उन्होंने हमारे परिवार के साथ एक रात भी बिताई। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करते समय मी विल्लन ने बातचीत के दौरान कहा, आपसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई।
मैं इसका बयान नहीं कर सकता। जब कभी मैं दुनिया की हलचल और भागदौड़ की जिंदगी से मुक्ति लेने की बात सोचता था तो लगता था कि ये सब सपने के समान है। लेकिन यहां तो मैंने देखा कि जो मेरे लिए सपना था वो आपके लिए सच्चाई है। मैं इंग्लैंड से अपने लिए किसी ऐसी ही शांत और एकांत जगह की खोज में चला था। क्या आप अपने ही निकट थोड़ी जगह हमें भी रहने को देंगे? ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा, इससे अधिक खुशी की बात भला मेरे लिए और क्या होगी। मेरा तो इसमें फायदा ही है। मेरी पत्नी को एक सहेली, मुझे एक दोस्त और मेरे बच्चों का एक बहन और मिल जाएगी। अगर आप रुकना चाहें तो अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मैं आपको दे सकता हूं। वॉलन के साथ हुई बातचीत के बाद जो विचार मेरे मन में उठे वे बड़े भावनापूर्ण और मोह पैदा करने वाले थे। बात यह थी कि मेरी और मेरी पत्नी की इच्छा तो यूरोप लौटने की तनिक भी नहीं थी, लेकिन हम लोग ये भी नहीं चाहते थे कि हमारे कारण बच्चों को भी अपनी सारी जिंदगी इस टापू पर ही बितानी पड़े। इसलिए मैंने उन्हें अपने पास बुलाया और यूरोप के बारे में सारी बातें बताने के बाद पूछा कि क्या वे कप्तान लिटिलटन के साथ वहां जाना चाहते हैं या सारी जिंदगी यही रहने में उन्हें संतोष है। मैंने उनसे कहा कि ऐसा मौका फिर कभी आएगा या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। जैक और अर्नेस्ट ने हम लोगों के साथ ही रहने की इच्छा जाहिर की। शायद अर्नेस्ट को दुनिया की तड़क भड़क से अधिक लगाव नहीं था, इसीलिए वो मेरे साथ रहकर पढ़ते लिखते हुए अपने को एक विद्वान आदमी बनाना चाहता था। जैक के रुकने का कारण यह था कि उसे शिकार करना बहुत पसंद था। किंतु फ्रिज कुछ नहीं बोला, चुप ही बना रहा। मुझे लगा कि वो संकोच कर रहा है, इसलिए मैं उसे उत्साहित करने की कोशिश करने लगा। मैंने उससे निस्संकोच अपनी इच्छा प्रकट करने को कहा। मेरे जोर देकर पूछने पर फ्रिज ने बताया कि वो यूरोप जाना चाहता है और वहां के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता है। मेरे सबसे छोटे बच्चे फ्रांसिस की इच्छा भी यही थी। वो भी फ्रिज के साथ यूरोप जाना चाहता था। मुझे फ्रिज और फ्रांसिस की इच्छा पर न आश्चर्य हुआ न गुस्सा आया। मैं जानता था कि जिन जिन जगहों, चीजों और लोगों की जानकारी मेरे और किताबों के द्वारा उन्हें अब तक मिलती रही है, उनको सच्चे रूप में देखने की इच्छा स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं और मेरी पत्नी को अपने बच्चों से मोह न हो। वो उनको अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती थी। फिर भी जब मैंने उससे बात की तो उसने यही कहा, मेरा दिल अंदर ही अंदर बैठ भले ही जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों की राह में रोड़े नहीं अटकाऊंगी। मेरे मोह से मेरे बच्चों की जिंदगी का विकास ज्यादा कीमती है। एलिजाबेथ की बातों से उनका बिछोह सहने की ताकत मेरे अंदर भी पैदा हो गई। हम सब फ्रिज और फ्रांसिस की विदाई की तैयारी करने लगे। फ्रिज और फ्रांसिस के अलावा जेनी भी जाना चाहती थी। उसे रोकने का तो हमें कोई अधिकार ही नहीं था। उसका पिता इंग्लैंड में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इस प्रकार हमारे परिवार के 3 सदस्य लगभग जीवन भर के लिए हमसे दूर जा रहे थे। लेकिन खुशी यही थी कि वे जीवन की राह पर आगे ही बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह थी कि उनकी स्थान पूर्ति मी वॉल्स्टन उनकी पत्नी और पुत्री कर रहे थे। जिस दिन कप्तान लिटिलटन का जहाज जाने को था, उससे पिछली रात हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति सो नहीं सका। अंत में विदा की घड़ी भी आ गई। मैंने और एलिजाबेथ ने फ्रिज और फ्रांसिस और जेनी के माथे का चुंबन लिया और उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। जिस समय वे सब जहाज पर चढ़ गए और जहाज चलने को हुआ, हमारी आंखों में आंसू थे और हम तनमन से अपने बच्चों के भावी जीवन की सफलता की कामना कर रहे थे।